Hello, 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 students. How are you? Good evening, good evening, good evening. I hope I am audible. I hope I am visible. Right, everyone? Good evening, good evening, good evening, everyone. Welcome to the first class of financial management. Hello, 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 students. How are you? Good evening, good evening, good evening. तो आज बच्चों एक छोटा सा टेक्निकल इशू की वजह से एक दो दिन एक टेक्निकल इशू है उसकी वजह से मैं यहाँ पे जो चैट बॉक्स है वो ऋषभ सर का यूज़ करूँगा. ठीक है. उसके अलावा मैं आपके चैट्स पढ़ूंगा ही वैसे भी. एंड ज़्यादातर चीज़ें वैसे भी हम मैं कम्युनिकेट ही करूंगा, बोलूंगा ही. तो लिखने वाला मैटर कम रहेगा और अगर मैंने कुछ लिखा भी तो वो ऋषभ सर के नाम से आएगा. ठीक है. चलिए. तो गुड इवनिंग. एक बार सारे चैट्स में देख लेता हूँ. कमल है यहाँ पे, अंशु है यहाँ पे, लक्ष्य है, हर्षिता है, अनीशा है, इक्षा है, ज्योति है. चलिए. साहिबा है, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अंशु कह रही है कि आपकी फोटो ब्लर है क्या? पता नहीं ब्लर आ रही है कि नहीं आ रही है. कुछ ऐसा इशू होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा. ठीक है. ओके ओके ओके. पिक्चर ब्लर आ रही है. ओके. मुझे यहाँ पे ब्लर नहीं दिख रही है. एक बार मुझे बताना ब्लर आ रही है कि नहीं. राधे राधे. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो 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 हेलो. मुझे बताइएगा आप लोग ब्लर आ रही है क्या. हेलो पीयूष, भूमि, राधे, वेदांत, नेहा, रतुल. ओके. कई बच्चों ने कहा है नो, कुछ बच्चों ने कहा है यस, कई लोगों ने कहा है नो सर इट्स क्लियर क्लियर क्लियर. ओके ओके ओके. ठीक है. चलिए, बढ़िया है. ओके. तो शुरू करें अब अपन. चलिए. ज़्यादातर बच्चों ने कह दिया है कि सर क्लियर है. ओके. तो चलिए मैं शुरू करता हूँ. ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ने हैं आज, लेकिन उसके पहले आज पहले अपन एक दूसरे को समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. उसके बाद अपन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे ही आएंगे. सबसे पहले बच्चों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने मुझे और मेरे सब्जेक्ट को समझ लिया तो बस भैया और क्या. तो सबसे पहले तो आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई नो कि मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज हैं. अनदर थिंग इज आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल. थर्ड थिंग इज आई हैव क्लियर्ड सीए फाइनल ग्रुप 1. अब ग्रुप 2 बाकी है बस. तो अगर वो ग्रुप 2 भी हो जाता है तो उसके बाद आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आई विल बी सीए सीएससीए में. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन एलएलबी फ्रॉम कल्याण कॉलेज. आई हैव डन एमबीए फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका रैंक इंडिया में 20th पे है फिलहाल. तो पहले और हाई था. आई हैव डन एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका रैंक इंडिया में 8th नंबर पे आता है. आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स. आई हैव डन डिप्लोमा इन आईएफआरएस फ्रॉम इंग्लैंड. यूके कहते हैं वैसे जनरली. ठीक है. एंड आई हैव डन सम फ्यू अदर कोर्सेज लाइक डिप्लोमा इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट के कई सारे कोर्सेज किए हुए हैं. बट देखिए सबसे पहला तो वही होता है जो हमारा प्यार होता है, इसलिए मैंने सीएस लिखा है. ठीक है. ऑल्सो आई हैव डन बीकॉम ऑब्वियसली, लेकिन बीकॉम याद नहीं रहता. ये सारी चीज़ें अब याद रहती है एमबीए सीए सीएससीए में. राइट. सो दिस इज अबाउट मी. आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 5 years और पीडब्ल्यू के साथ जुड़ा है और आपको कोशिश करेंगे कि आपको अपना बेस्ट दें. ठीक है. और बच्चों का एग्जाम्शन लाना, ये मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा. ठीक है. पास तो हो ही जाएंगे, पास होना नहीं. मेरे को क्या चाहिए? एग्जाम्शन चाहिए. तो दिस विल बी आवर टारगेट. अब बात करते हैं सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट आपको मालूम है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है सीए, दूसरा है एफएम. तो सीए जो है ये हमारे प्यारे प्यारे गब्बर सर पढ़ाते हैं. राइट. और एफएम मैं पढ़ाने वाला हूं आपको. अब आपको ये तो पता ही है कि एफएम की क्लास में तो एफएम ही पढ़ने वाले हैं. एफएम जो है बच्चों वो 40 मार्क्स का है. अकाउंट्स जो है वो बच्चों 60 नंबर का है. इस एफएम में मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके का पेपर आता है. ठीक है. तो पेपर में बच्चों 3 क्वेश्चन होते हैं. एक होता है क्वेश्चन नंबर 5, एक होता है क्वेश्चन नंबर 6 और एक होता है क्वेश्चन नंबर 6A. अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है. और अभी तक का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये प्योर प्रैक्टिकल होता है, यानी कि न्यूमेरिकल होता है. क्वेश्चन नंबर 6 और 6A में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है, दोनों नहीं.
ये जो फिक्स होता है बच्चों ये प्रैक्टिकल होता है, और जो ये हमारा फिक्स ए होता है ये हमारा थ्योरी होता है। गॉट इट एवरीवन? और इसका भी मार्क्स 20 है क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 5 का मार्क्स भी 20 है। यानी कुल मिला के अगर आप समझे तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन 5 तो पूरा प्रैक्टिकल आता है जो कि कंपलसरी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 6A में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो प्योर प्रैक्टिकल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 40 मार्क्स का बच्चों प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और 40 में 40 ला सकते हैं। ठीक है। अगर आप बच्चों 5 के साथ अगर आप 6A को अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे केस में 5 वाला 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा बच्चों? थ्योरी। अब थ्योरी का अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो 20 में 20 जनरली नहीं मिलता। जनरली थ्योरी में 15, 16, 17, 18 ऐसा मिलता है। फुल मार्क्स बहुत रेयरली मिलता है। तो मैं आपको कोई झूठा होप नहीं दूंगा कि अगर आप 5 और 6A को करें तो हो सकता है आपके मार्क्स अराउंड 35 से 40 के बीच में रहे। राइट एवरीवन? लेकिन अगर आप 5 + 6 करते हैं तो आपके मार्क्स मैक्सिमम 40 भी जा सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो दिस वाज ऑल अबाउट मी। अब मैं आपके चैट्स देख लेता हूं जरा, जो भी आप कह रहे होंगे। चलिए तो एक बार आपके चैट्स देख लेता हूं। गुड इवनिंग सुपर्ब, थैंक यू मुस्कान, यस भूमि, परवेज, ओ माय गॉड माय गॉड, फिर आपने कुछ नहीं छोड़ा। अर्शी, ओके। अभी मैंने बताया नहीं है अर्शी, मैंने एनआईटी रायपुर से एथिकल हैकिंग भी किया है, बट क्योंकि वो हमारे काम का नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया। अभिराज, बिल्कुल हम सब भी ऐसा कर सकते हैं, थैंक यू रुचिका। कुशाग्र, कुछ ऐसा कोर्स है? हाँ, कुछ ऐसे कोर्स अभी भी बाकी हैं। सो आई एम गिविंग नेट एग्जाम इन जनवरी एंड देन आई विल बी डूइंग पीएचडी। आईआईएम नहीं, एमबीए कर लिया, बस हो गया। थैंक यू। नवंबर में मेरा बर्थडे था एंड आई हैव टर्न 26 दिस ईयर एंड चक्कर आ रहा है सर ओके बिल्कुल आप ही की तरह बनाऊंगा। काजल, नोट्स के लिए क्या है? बिल्कुल। और यहाँ पे प्रियांशी चौधरी ने एकदम करेक्ट गेस किया है ठीक है। बहुत सारे डिग्री के बारे में आपने पूछा है, सब्जेक्ट के बारे में आपने कुछ भी नहीं बोला। हाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा किसी ने, सबने डिग्री के बारे में ही पूछा है। चलिए ठीक है, अब रुक जाऊं कंगना? ठीक है कंगना, जैसा आप कहें ठीक है, ओके ओके। आलोक, तानवी, द थिंग इज एक्सीलेंस एंड इंटेलिजेंस इज नॉट पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ मनी। ठीक है, जरूरी नहीं है। आप इतना कैसे पढ़ लिए? बिल्कुल बताएंगे। खुशी, थैंक यू खुशी। गौरव, काजल, काजल मैंने क्लियर किया था 2019-20 में। 19 दिसंबर में मेरा एग्जाम था फाइनल का, और उसका जो रिजल्ट आया था वो फरवरी 2020 में आया था। तो इस तरीके से देखे तो दिसंबर 19 में मैं बन चुका था। एफएम विदाउट रेडियो सब्जेक्ट तो आप बता ही दोगे। ओके बिल्कुल ऋषभ, हो जाएगा। ओके शुभ लक्ष्मी, ओके। श्रेया मिश्रा, ये जो आप डिग्रीज देख रही हैं 24 तक हो गए थे मेरे। लास्ट 2 इयर्स मैंने सिर्फ पढ़ाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। एफएम में भी न्यूमेरिकल है, यस सानिया, एफएम में भी न्यूमेरिकल है, लेकिन डेफिनेटली थ्योरी भी इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, तो एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है दोनों का आपको क्या करके चलना चाहिए? ब्लेंड करके चलना चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर आप ब्लेंड करके नहीं चलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकल किसी अटेम्प्ट में काफ़ी टफ आ जाए, और अगर वो टफ आ गया तो ऐसे केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़े से चैट्स और पढ़ लेता हूं। ओके नाइस, एक साथ रिप्लाई कर दूंगा बिल्कुल मैं। अर्निंग नहीं पूछते भाई ऐसे आदित्य सोनी, यस आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। चलिए, तो अब जितना भी था मेरे को लगता है कि लगभग लगभग मैंने सारे आपके चैट पढ़ लिए। अब अपन बढ़ जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि क्या क्या करना है नहीं करना है। चलिए,
तो ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों के चैट बीच बीच के जो थे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, अब मैं उसके बारे में बता देता हूं। अब बच्चों चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में मेजरली थ्योरी है, ठीक है। और अभी देखिए आपको मालूम होगा कि दिसंबर 24 में 28 दिसंबर को एफएम का एग्जाम है। और आप देखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन आज और कल हम पढ़ने वाले ना, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन इसी 28 दिसंबर को आपको देखने मिल जाएगा। सर 5 नंबर क्या होता है? अरे 5 नंबर भी बहुत होता है, और 5 नंबर तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं, अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उनको समझ में आएगा। एक है बच्चों कैपिटल बजटिंग, एक है वर्किंग कैपिटल। ये दोनों वर्ड आपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में भी सुना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वर्ड भी आपने हो सकता है सुना हो। रेशियो एनालिसिस, इसको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हमारे में रेशियो एनालिसिस जो है ना, वो ना के बराबर है। मतलब समझिए कि इसका वेटेज है ही नहीं, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2-3 रेशियो जरूर बता के रखें, फॉर्मूला इन्होंने जरूर दिया है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। क्या बोला मैंने? रेशियो का इन्होंने फॉर्मूला जरूर दिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया है। इसके अलावा लिवरेज नाम का एक चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है, डिविडेंड नाम का एक चैप्टर है। ये कुछ मेजर आपके थ्योरी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। अब कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं बच्चों जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बराबर थ्योरी है बराबर प्रैक्टिकल है। वो है लास्ट के 2 चैप्टर। और बच्चों जो लास्ट के 2 चैप्टर है ना, उसको पढ़ने में अलग ही लेवल का मजा आएगा, क्योंकि वो शेयर मार्केट के ऊपर है। गॉट इट? और शेयर मार्केट के ऊपर मैं इतने सारे प्रिडिक्शंस करता हूं, आपको ही बताऊंगा कि प्रिडिक्शन कैसे हुआ और वो कैसे सही हो रहा है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। शेयर मार्केट का तो मैं आपको किंग बना दूंगा। आई लव शेयर मार्केट, मैं हर रोज शेयर मार्केट भी करता हूं साथ ही साथ। एकदम आपको किंग बना दूंगा वो 2 चैप्टर पढ़ा के। गॉट इट एवरीवन? चलिए, तो अब अपन बिना किसी देरी के अब अपन शुरुआत करते हैं। सर नोट्स कहां से मिलेगा, क्या होगा? तो बच्चों एफएम के जो नोट्स होंगे, ये आपको लेक्चर खत्म होने के विद इन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपलोड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कभी ऐसा भी हो सकता है किसी वजह से कि मान लीजिए लाइट नहीं रहा या कुछ टेक्निकल इशू रहा तो 1 घंटा लग गया, पर जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में आपके नोट्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पीपीटी में और जो भी चीजें लिखूंगा उसके साथ आपको बिल्कुल सारी चीजें मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? दूसरा, सर क्या हम डाउट पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं, जितना चाहो उतना डाउट पूछो, भर भर के डाउट पूछो। आई लव दो स्टूडेंट हु आस्क डाउट। मेरे लिए वो बच्चा सबसे प्यारा बच्चा होता है जो डाउट पूछता है। आप मुझे डाउट पूछ पूछ के परेशान कर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, जनरली कोई ऐसा नहीं बोलता होगा, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जिन लोग डाउट पूछते हैं। इसके अलावा आपके मन में ये भी आएगा कि सर रिवीजन वगैरह का क्या हिसाब है? तो बच्चों रिवीजन का ये हिसाब है कि जब भी क्लास एंड होगी, क्लास एंड होने के लास्ट 10 मिनट्स में या हो सकता है 15 मिनट्स में हम पूरी की पूरी क्लास में क्या पढ़े हैं उसका हम एक रिवीजन करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा और क्या है सर? आप जो भी चैट करेंगे, हो सकता है बच्चों, मैं भी इंसान हूं, कुछ हो सकता है मिस हो जाए, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि भैया मैंने जानबूझ के मिस किया है। अगर मैंने आपका कोई चैट मिस कर दिया हो तो एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम ये मत सोचना, मन में ईगो मत रखना कि सर ने मेरा चैट नहीं देखा, सर मेरे को पसंद नहीं करती या कुछ। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं, तो आप अगर चैट मिस कर देंगे, मैं आपका चैट अगर मिस कर दूंगा तो एक बार बस रिपीट कर देना, मैं आपका जवाब दिए बिना क्लास को एंड नहीं करूंगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है बच्चों कि चैट में भी आप लोग को एक दूसरे से भी अच्छे से बात करनी है, और जो भी डाउट्स होंगे बच्चों कोशिश करना है कि चैट में ही, यानी कि लाइव क्लास में जितना हो सके उतना आप मुझसे पूछ ले। आढ़ा टेढ़ा छोटा मोटा जैसा डाउट आएगा बस पूछना। आपको अगर डाउट सिली लगता है तो भी पूछना, अगर आपको लगता है कि ये डाउट बहुत ही स्मार्ट टाइप का डाउट है तो भी पूछना। एक टीचर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाउट कैसा है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको डाउट समझाऊं। इफ दिस क्लियर एवरीवन? तो मैं यहाँ पे आपको एफएम में 40 में 40 दिलाने आया हूं, और मैं आपको 40 में 40 दिला के ही जाऊंगा। पक्का? आपका भी ये कमिटमेंट होना चाहिए कि आप रोज शाम को 7 बजे
बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे। आप रिकॉर्डेड क्लास नहीं, लाइव क्लास ही अटेंड करेंगे। और साथ ही साथ जितना डाउट है क्लास में पूछेंगे, जितना हो सकेगा इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, उनमें लक्षण होते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो चैट में लिखिए, मैं रिप्लाई करता हूं, फिर क्लास को शुरू करेंगे। और आप मुझसे जहां भी सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हैं बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? मैं बच्चों के साथ एकदम हमेशा कनेक्ट होना पसंद करता हूं, तो आप बिल्कुल। किसने बोला है कि आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? बिल्कुल चलेगा, आप कॉमर्स के नहीं है तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे यही मान के चलूंगा कि आप कॉमर्स में है ही नहीं, आपने एफएम कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। विशेष ने कहा है आई एम ऑल्सो ट्रेडर, वेरी गुड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप लोग को ना सेपरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है आजकल, ठीक है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेपरेट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के अंदर आ रहा है। मेरे नाम से है अर्शी, सीएससीए में देबाशीष गोस्वामी। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। बिल्कुल आदित्य आइएगा, बिल्कुल मिलिएगा। आदित्य ने बोला सर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए एग्जीक्यूटिव में ना आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि मतलब ये पढ़ रहेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा तो ये पढ़ लेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली ऐसा लगता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें जितनी हो सके उतनी कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आपको जितना जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उस सब्जेक्ट को बस उस समय पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जो भी होगा कोशिश करना सैटरडे संडे को, जब आपकी क्लासेस थोड़ी सी कम रहती है, उस समय पे आप कवर करें। बाकी आप टीचर से, पर्सनली टीचर से आप गाइडेंस लेते रहिए, आपको हम अच्छे से गाइड करेंगे। रिवीजन के संडे रखिए, कुछ नया मत पढ़िए। काजल, एफएम में 3 ही क्वेश्चन आते हैं, यस बच्ची। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंपलसरी, फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, ठीक है? दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, वो भी 20 मार्क्स का ही होता है। इस तरीके से 20 + 20 कितना हो गया? 40। मंडे टू सैटरडे मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है? तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब तो वो विक्रम बेताल में जो बेताल होता है ना, जो पीछे लटक जाता है विक्रम के, आई एम गोइंग टू बी दैट बेताल। यू हैव टू टॉलरेट मी 5 days a week, ओके? थैंक यू निहाल, गॉट इट। नोट्स आपको मुस्कान जो भी मैं पीपीटी प्रोवाइड करूंगा उसी से आप देख के बना सकते हैं, अगर आपको बनाने का मन है तो। अदरवाइज जो भी मैं पीपीटी दूंगा दैट इज इनफ, गॉट इट। पर ये थ्योरी मैं आपको याद करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। सीएससीए में देबाशीष गोस्वामी आईडी। पार्थ, सीए का लेक्चर कब होगा? ये नोटिफिकेशन आ जाएगा पीडब्ल्यू ऐप में। रोज क्लास होगी मंडे टू सैटरडे। किसी ने बोला है अर्शी शर्म कर क्यों भाई, क्या बोल दी वो ऐसा? गॉट इट। चलिए शुरू करें अब। चलिए डन डन डन, शुरू करते हैं। 20 मिनट्स हो गए हमारे, अब हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग को नोट करना है क्या जो आप लेक्चर में लिखोगे? आदित्य सोनी जी और बाकी बच्चे भी, आपको नोट नहीं करना है, आपको एकदम शिद्दत से सुनना है, डाउट पूछना है। जितनी भी चीजें यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको मिल जाएगा। आप जो भी मैं चीजें अंडरलाइन करूंगा ना वो भी आपको अंडरलाइन मिल जाएगा। बस वो अंडरलाइन चीजों को ही आप छोटा छोटा करके नोट्स बना लेना, ठीक है? चलो शुरू करें दोस्तों। डाउट हो कनक तो डाउट पोर्टल है यहाँ पे पीडब्ल्यू के ऐप में, आप बिल्कुल वहां पे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल शकीना, पढ़िएगा। नोट्स हैंड रिटन बनाना पड़ेगा क्या? मैं नोट्स कैसे बनाना है खुशी मैं आपको लेक्चर के दौरान बता दूंगा। तानवी ने पूछा है सीएस बनना क्या बहुत टफ है? बहुत टफ नहीं है, अगर बहुत टफ होता तो इंडिया में कोई भी नहीं बन पाता। चलिए
शुरुआत करते हैं अब हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों फाइनेंस। कुछ कुछ टॉपिक आपके और रहेंगे, आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब क्लास का टाइम वरना वेस्ट हो जाएगा, बाकी बच्चे भी हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो भी रहेगा आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, अभी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। गॉट इट एवरीवन? व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस का मतलब ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। फाइनेंस का मतलब क्या है बच्चों? पैसा, बाबू भैया पैसा। और ये पैसा जो है ना, इसी से पूरी दुनिया चलती है, तो बिजनेस भी तो पैसे से ही चलेगा ना। हाँ, इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है बच्चों? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। सर यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज फाइनेंस, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। सर क्या हम लोग को पॉइंट में लिखना होता है? यस बच्चों, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज फाइनेंस, तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। अगर बच्चों 5 मार्क्स का रहा तो ऐसे 5 पॉइंट अगर आपने सही लिख दिया तो ऐसे टिक करेगा और आपको 5 में 5 दे देगा, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट्स लिखाते जा रहा हूं, सब बताते जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंस है, पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो दुनिया भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट क्या बोला? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। दूसरा, फाइनेंस जब बोलते हैं ना कि ये फाइनेंस किया, ये फाइनेंस में अच्छा है, फाइनेंस में अच्छा है, फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब एक आर्ट है। क्या है? आर्ट है। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। जैसे डांस क्या है बच्चों? डांस एक एक्टिविटी है, पर जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये डांस अच्छा करता है। ऐसे कई बार हम बोलते हैं कि ये फाइनेंस अच्छा करता है। तो फाइनेंस क्या है बच्चों? एक आर्ट है। आर्ट है, क्या चीज का आर्ट है? मनी को मैनेज करने का आर्ट है, मनी को मैनेज करने का आर्ट है। सर मनी को मैनेज कैसे करते हैं बच्चों? किसी को यहाँ पे अगर करोड़पति बनना है, क्या बनना है? अगर यहाँ पे बच्चों किसी को करोड़पति बनना है तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आप आदमी मंथ का 15,000 रुपए सेव कर ले, 15,000 रुपए सेव कर ले, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो करोड़पति बन सकता है? कितना सेव करना है? 15,000 रुपए सेव करने हैं, तो क्या वो अपनी जवानी में, क्या वो अपनी जवानी में करोड़पति बन जाएगा? बताइए बताइए, आंसर कीजिए, देखता हूं मैं क्या बोलते हैं आप लोग। अगर वो मंथ में 15,000 सेव कर लेता है तो क्या वो करोड़पति बन सकता है? जीते जी, डांस एक आर्ट है, आर्ट, पूजा है पूजा, हाँ। चलिए लेट्स सी। सौरभ ने कहा है नो, ईशा ने कहा है नो, कुश ने कहा है नो, आदित्य ने कहा है नो, अर्शी ने कहा है नो, सबने कहा है नो नो नो। इतना तो मेरी क्रश ने मुझे नो नहीं कहा जितना आप लोगों ने मुझे नो कह दिया। ठीक है चलिए, तो लेट्स कम। ज्यादातर लोगों ने नो कहा है, किसी एक बच्चे का शायद यस है, कुछ बच्चों का यस है। गरिमा का मुझे यस दिखा, विशेष का या किसी का यस दिखा, नरेंद्र का यस दिखा, नेवर, ओके। कुछ लोगों का यस दिखा, बाकी लोग का नो दिखा, ठीक है। चलो आप लोग के नो देख देख के मुझे किसी और की याद आ गई। हाँ, कुछ कोई बात नहीं। बच्चों एक रूल है, क्या रूल है? आज एक नया रूल सीखेंगे। ये रूल आप अपने मम्मी पापा को भी बताइए, भाई बहन को भी बताइए, जो भी कमाता है उसको बताइए। रूल का नाम है 15-15-15। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। रूल का नाम क्या है? 15-15-15। क्या बोलता है ये रूल? आप 15,000 बचा के मार्केट में लगाइए, 15,000 बचा के मार्केट में लगाइए। कितने साल लगाएंगे? हर महीने लगाएंगे। कितने साल तक? 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक। और 15%, 15% का रिटर्न आना चाहिए। कितने का रिटर्न? 15%। सर साल का 15% कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का रिटर्न तो 12% है। निफ्टी का रिटर्न यानी मार्केट का रिटर्न 12% है। 15% तो शेयर में आ जाएगा। अगर आप रिलायंस में, वेदांता में, अच्छी अच्छी कंपनी में अगर आप लगाओगे तो 15% आ जाएगा। 15,000 हर महीने 15 साल के लिए लगाना है ऐसी जगह पे जहां 15% का रिटर्न मिलता है। और आपको कितना मिलेगा? 1 करोड़। कितना मिलने वाला है भाई? 1 करोड़। कितना मिलने वाला है? 1 करोड़। यस, अगर आपकी एज अगर 25 साल है और अगर आप 25 साल से भी कमाने लग जाओ तो ऐसे केस में आप 40 इयर्स के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। राइट एवरीवन? यस, किसी ने कहा है SIP। ऋषभ ने कहा है 666 ईयर्स लग जाएंगे। ओ माय गॉड, नहीं भाई इतना नहीं लगेगा। ठीक है, 1 करोड़ कैन बी डन। यस, 1 करोड़ कैन बी डन। ओके,
तो अगर आपने किसी एफआईपी कर दिया, एफआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे और म्यूचुअल फंड में जाएंगे। जैसे मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये मेरा फेवरेट है। इस फंड ने अराउंड अराउंड 20 to 25% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो ये तो और ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर और ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो 15 साल भी नहीं, 8-10 साल के अंदर अंदर ही आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में आ चुका है, सीएस के एग्जाम में नहीं आया, सीए के एग्जाम में आ चुका है। ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, पर पैसों को सही जगह पे लगाने की जरूरत है। फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, पर पैसे को सही जगह पे लगाने की जरूरत है। यानी व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज नॉट अबाउट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, it is not about earning a lot of money, it is about using that money in such a way that you earn a lot of money. आपने अगर 50,000 रुपए भी कमाया, लेकिन उस 50,000 रुपए को कमा के अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके पास 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं लेकिन पैसों को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके पास हो सकता है 10 लाख भी ना बचे। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? सो दिस इज फाइनेंस एवरीवन। गॉट इट एवरीवन? चलो गुड, विशेष ने कहा है मेरा भी एफआईपी है। गुड गुड गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये फाइनेंस वर्ड आया कहां से? मैंने क्या बोला? सबके एंड में होता है फाइनेंस, सबके एंड में होता है फाइनेंस। तो बच्चों ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, मैं यहां से बोल रहा था। ये जो फाइनेंस है ना, ये फाइनेंस वर्ड आया एक लैटिन भाषा से। लैटिन यानी जैसे हिंदी आया है संस्कृत से, ऐसी इंग्लिश आया है बच्चों लैटिन शब्द भाषा से। लैटिन भाषा में वर्ड हुआ करता था फिनिश। हाँ आपने सही सुना, वही फिनिश जिसको हम कई जगह पे यूज करते हैं कि तू तो फिनिश हो गया। फिनिश यानी कि क्या होता है? अंत। तो जो फाइनेंस है वो कौन से वर्ड से आया बच्चों? फिनिश वर्ड से आया है। क्या आपको ये मालूम था? कितने लोग को मालूम था रे बाबा? हाँ कितने लोग को मालूम था? रुचिका ने कहा है मेरे पापा की सैलरी 15,000 है। रुचिका काफी है, कोई इशू नहीं है। भगवान करे आप 1.5 लाख कमाए लेकिन बहुत जल्द। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज की सैलरी आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़ों में भी जाती है सैलरी। वेरी गुड, चलिए थर्ड हो गया पॉइंट बच्चों। अब आएंगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे सर अब वापिस ऊपर आ रहे हो? हाँ बच्चों ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पॉइंट नीचे था। अब फोर्थ पॉइंट में आएंगे अपन। फाइनेंस के फंक्शन क्या होते हैं? 2 ही फंक्शन है बच्चों, 2 ही फंक्शन है, पैसा लाना और पैसा लगाना। कितने फंक्शन है? 2 ही फंक्शन है। पहला पैसे लाना, दूसरा पैसे लगाना। पैसे लाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट, पैसों को लाना। और पैसों को लगाना, यूटिलाइजेशन, पैसों को लगाना। तो फाइनेंस के 2 ही फंक्शन है, पैसों को लाना, पैसों को लगाना, लाना और लगाना। पांचवा चीज, फाइनेंस एक्ट एज अ मीडियम फॉर बिजनेस विच इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड यूसेज ऑफ फंड। यानी जो ऊपर लिखा था, एक्विजिशन यानी पैसा लाना, यूसेज यानी पैसा लगाना। कहां पैसा लगाओगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यहां पे आप क्या करोगे? पैसों को लगाओगे। यहां पे आप क्या करोगे? पैसों को लगाओगे। तो क्या बच्चों आप 5 पॉइंट लिख देंगे फाइनेंस के ऊपर? क्या बच्चों आप 5 पॉइंट लिख देंगे फाइनेंस के ऊपर? फाइनेंस के ऊपर 5 मार्क्स। हो बच्चों थ्योरी 5 के ऊपर नहीं आता एफएम के अंदर, किसी और सब्जेक्ट में आता होगा। एफएम में मैक्सिमम मार्क्स जो आता है थ्योरी का वो 5 नंबर ही आता है। 5 पॉइंट बस पढ़ो। कितने पॉइंट पढ़ो? 5 पॉइंट बस पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ बैकबोन ऑफ बिजनेस। क्या बोलेंगे? इट इज अ बैकबोन ऑफ बिजनेस। दूसरा हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस क्या है? आर्ट और साइंस है, आर्ट और साइंस है ऑफ मैनेजिंग मनी, ऑफ मैनेजिंग मनी। इसके अंदर आपको याद होना चाहिए 15-15-15 रूल। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये फिनिश वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया है? फिनिश, जो कि कौन सी भाषा की है? लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? एंड या फिनिश। लो सर याद हो रहा है, याद हो रहा है। पैसे का काम क्या है? फंक्शन क्या है? पैसे का काम क्या है? पैसे को लाना, लगाना, पैसे को लाना, लगाना, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन।
पांचवी चीज, जब आप प्रोक्योर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो कहाँ यूटिलाइज करेंगे? सर हम यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हम यूटिलाइज करेंगे एचआर डिपार्टमेंट में, हम यूटिलाइज करेंगे परचेज डिपार्टमेंट में, हम यूटिलाइज करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। इस तरीके से 5 पॉइंट आपके बन गए। लीजिए मुझे बताइए, आपको याद नहीं हुआ क्या? आपको याद नहीं हुआ क्या? सच बताओ। हाँ जी सच बताओ, हो गया कि नहीं हुआ? इसी तरीके से याद करते जाना है बाबू भैया, इसी तरीके से याद करते जाना है। बता दो याद नहीं हुआ है तो। वाह, हो गया, डन डन डन। इसी तरीके से याद करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है? 10 मिनट हुआ है, 5 नंबर अंदर। हो गया सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपन क्लास में ही जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको याद करते चले। अब बच्चों फाइनेंस की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। ठीक है। एक तो बच्चों आपके घर का फाइनेंस, उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल फाइनेंस। मेरे को तो करोड़पति बनना है भाई, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, लेकिन करोड़पति बनना है। पर्सनल फाइनेंस आपको भी बनना होगा, है ना? पर्सनल फाइनेंस। दूसरा क्या है? आप कंपनी सेक्रेटरी हैं बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी को क्यूएफएम पढ़ा रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी यानी एक ऐसा आदमी जो कंपनी का फाइनेंस देखेगा शायद। यानी दूसरा फाइनेंस क्या है? कॉरपोरेट फाइनेंस। आप जब घर में जाएंगे तो अपना फाइनेंस देखेंगे, जब आप जॉब में जाएंगे तो कंपनी का फाइनेंस देखेंगे, कॉरपोरेट फाइनेंस। और जब भी निर्मला सीतारमन कुछ बोलेगी तब उसको कंपनी में बैठे बैठे ही क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। ये क्या है? क्योंकि निर्मला सीतारमन भी फाइनेंस मैनेज कर रही है, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का फाइनेंस। तो सर हम अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे तो पर्सनल, कंपनी का करेंगे तो कॉर्पोरेट, और निर्मला सीतारमन जो कर रही है उसको बोलेंगे पब्लिक। सर पब्लिक फाइनेंस से कंपनी सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं होता। इसके लिए कौन होते हैं? जो यूपीएससी पास करते हैं ना बच्चों, क्या पास करते हैं? यूपीएससी पास करते हैं ना बच्चों, उन्हीं लोग जाके आईएएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। ये जो लोग होते हैं बच्चों, ये मैनेज करते हैं पब्लिक फाइनेंस। क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए पब्लिक फाइनेंस किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट यानी आपके स्टेट में जो भी होंगी गवर्नमेंट वो। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट मतलब बच्चों म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इन लोग भी अपना फाइनेंस हैंडल करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो फाइनेंस को कलेक्ट करती है, जैसे आपसे टैक्स लेती है। क्या बच्चे आप लोग भी टैक्स देते हैं? क्या यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं क्या आप लोग भी टैक्स देते हैं? हाँ जी, क्या आप लोग भी टैक्स देते हैं? सब हंस रहे निर्मला ताई के ऊपर। वेरी गुड आदित्य, आपने 5 पॉइंट लिखा चैट में, और भी कई सारे बच्चों ने लिखा, वेरी गुड। जीएसटी, मयंक ने लिखा जीएसटी, यस यस जीएसटी पे करते हैं। पीपल आर वेरी अवेयर। देखो इतने स्मार्ट बच्चे, ओ माय गॉड, इतने स्मार्ट बच्चे सब बोल रहे हैं सर हम जीएसटी देते हैं। वेरी गुड। यानी आपसे भी निर्मला जी जो ले रही है वो क्या ले रही है? कलेक्ट कर रही है फाइनेंस। कैसे? टैक्स के थ्रू। जैसे आप छोटे छोटे इतने इतने से बच्चे हो, लेकिन आप लोग भी टैक्स दे रहे हो। सोचो निर्मला जी आपको भी नहीं छोड़ रही है। एंड अदर मीन्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, इन लोग ना बिना हेलमेट के चलाते हैं गाड़ी और फिर फाइन देते हैं। है कि नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? बिना हेलमेट के फाइन भी देते हो। तो ये सारा क्या है? अदर मीन्स के अंदर फाइन वगैरह भी आ जाता है। तुम लोग गाड़ी चलाते होगे तो तुम्हारे पापा टोल में टोल कटाते होंगे, वो भी यहाँ पे आ जाता है। राइट एवरीवन? इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट हो गया। एंड हैव अथॉरिटी टू यूज फाइनेंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो आप जेआईजीएल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे, जेआईजीएल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातों पे अलाउ किया गया है पैसों को खर्च करना, उन उन चीजों पे पैसों को खर्च भी किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम भी वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा, पैसे को लेना और पैसे को लगाना। बात खत्म। आगे आते हैं अब अपन। लेकिन इन लोग जो पैसे का यूज करेंगे ना, उसका मोटिव क्या है? सर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बट सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। गॉट इट एवरीवन? कहानी खत्म।
कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आ जाते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब किसी कंपनी में जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उनके फाइनेंस को भी हैंडल करें। समझ में आया? तो आप देखेंगे कि भैया क्या उनका फाइनेंस ठीक से हो रहा है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ हाउ बिजनेस फंड देयर ऑपरेशन, वो कहाँ से पैसा लाते हैं जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सर सोशल में जो पब्लिक था, पब्लिक फाइनेंस में क्या लिखा था कि वो लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। कॉर्पोरेट में क्या लिखा है कि प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, और प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम। अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम। ठीक है, अगर आप अपने रूम में, अगर अपने घर में बैठे हैं तो साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, अगर कोई आसपास है तो भले मत बोलना, लेकिन खाली बैठे हो तो साथ ही साथ बोलना चीजों को, आपको याद होगा। ठीक है, फिर पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या है? मैनेजिंग योर ओन मनी एज वेल एज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेव करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। तो ये इंडिविजुअल से, हाउस होल्ड से कंसर्न होता है कि आप कहाँ पे सेविंग करेंगे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सर हमने पढ़े 3 टाइप। अगर एग्जाम में कभी टाइप आ गया तो क्या हमको यहाँ पे भी 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा? हाँ, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले टाइप होते कितने हैं? सबसे पहला होता है पब्लिक, फिर होता है कॉर्पोरेट, और फिर होता है पर्सनल। सर 1 पॉइंट बन गया। दूसरा, अगर हम पब्लिक के बारे में बात करें बच्चों, तो पब्लिक के बारे में 2 चीज याद रखना। गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे लाती है, यानी कि कलेक्ट करती है, कैसे कलेक्ट करती है, टैक्स के थ्रू और अदर तरीके से, और कहां कहां पे वो क्या करती है, यूज करती है उसको। ये गवर्नमेंट के अंदर आ गया। दूसरा, गवर्नमेंट का जो मोटिव है बच्चों वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो फिर क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट है। सोशल अपलिफ्टमेंट, वो नीचे के लोग, जो गरीब लोग हैं उनका भला करना चाहती है। जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी योजना है, वहां पे फीमेल्स को 1000 रुपीज मिलता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और ये सब चल रहा है, वहां पे भी फीमेल्स को मिलता है। हम बेचारे लड़कों को कुछ कोई दे ही नहीं रहा है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स के साथ बहुत अन्याय होता है, जनरली उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब होता है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट चल रहा है। तीसरा, अच्छा ये तीसरा पॉइंट भी बन सकता है, ये आप सेकंड कर लीजिए और ये आप थर्ड कर लीजिए, इस तरीके से भी आप पॉइंट कर सकते हैं। तो फिर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के अंदर क्या बोलेंगे आप कि इनका तो मेन काम क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना। पांचवा, पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में आप क्या लिखेंगे कि ये इंडिविजुअल से कंसर्न्ड है, और किससे कंसर्न्ड है, हाउस होल्ड से कंसर्न्ड है। इंडिविजुअल और हाउस होल्ड करेंगे तो करेंगे क्या, 2 ही चीज करेंगे, एक तो सेविंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। एक तो सेविंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपको समझ में आया बच्चों? क्या इस तरीके से छोटे 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 क्या आप क्वेश्चन लिख पाएंगे? हम लड़के, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हर्ष कह रहा है, बेचारा हर्ष। उमेश ने बताया उड़ीसा में चल रहा है कालिया योजना। ओके, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अभिजीत ने बताया कि अभी सुभद्रा चल रहा है। क्या आपको याद हुआ बच्चों? डन। ओके गुड, सभी को याद हो गया? हाँ बिल्कुल गरिमा। सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है आप बच्चों को? मैं पहली, आज ही पहली क्लास में ही मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमें ज्यादा लिखना होता है। अगर मैं, मेरी तो एक तो राइटिंग खराब है सच बता रहा हूं आपको, मेरी राइटिंग खराब है, और दूसरा मैं बहुत ही लिमिटेड लिखता हूं। और जितने भी एग्जाम्स मैंने पास किए, मैंने इसी तरीके से पास किए। अगर आप टॉपर्स का भी मार्कशीट देखेंगे, ऑल्दो मैं कभी भी रैंक नहीं आया मेरा, मेरा 10 मार्क्स से रैंक छूट गया था जब मैं सीए में इंटर दे रहा था, बस 10 मार्क्स का गैप था, अदरवाइज मेरा भी रैंक आ जाता। बट कभी भी मैंने ज्यादा नहीं लिखा, बहुत लिमिटेड लिखा। लिमिटेड लिखना है पर सही लिखना है। हर टीचर आपको यही बताएगा कि लिमिटेड लिखो और सही लिखो। वहां पे जो एग्जामिनर है ना, वो एग्जामिनर को अगर आप ज्यादा पढ़वाओगे, अगर आप ज्यादा उसे मेहनत करवाओगे तो वो आपके नंबर काटेगा। पॉइंट टू पॉइंट लिखो और सही लिखो। सपना ने बोला है सर रिमेंबर मी। सपना, जैसे मेरी थोड़ी सी मेमोरी वो है, ठीक है, तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, पर आप मुझे मैसेज करिएगा
तो मैं शायद आपको, मुझे याद आ जाए। कम लिखना पसंद है, ओके। गरिमा ने पूछा है टीचिंग क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि ठीक ठाक कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसलिए। थर्ड पॉइंट बता देता हूं। थर्ड पॉइंट ये है बच्ची कि जो कॉरपोरेट फाइनेंस होता है वो तो प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस में प्रॉफिट के लिए नहीं, हम किसके लिए वर्क करते हैं? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, कि जो गरीब है गरीब के लिए कुछ करें, या जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हम उसके लिए कुछ करें। तो आपको ये लिख के आना है कि पब्लिक फाइनेंस इज नॉट फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ऑन सोशल अपलिफ्टमेंट। फोर्थ पॉइंट भी बता देता हूं, कॉर्पोरेट के अंदर हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे चलते हैं। समझ में आया? एक ना बहुत प्यारा पिछली बैच में एक प्यारा बच्चा था, उसने क्या किया था पता है आप लोग को? उसने एक बहुत ही छोटी सी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक छुटकू डायरी है, वेरी छुटकू सी डायरी। तो ये जो छुटकू सी डायरी होती है ना, उसमें हर पेज में, जैसे मैंने एकदम इसको शॉर्ट में कर दिया ना, वैसे शॉर्ट में उसने लिख दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ? बाकी बच्चे एग्जाम के समय ना बड़ी बड़ी कॉपी में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन वो जो बच्चा था, वो बच्चे ने ये जो शॉर्ट शॉर्ट में लिखा था ना, फिर उसको पढ़ा और उसको सारी कीवर्ड्स जो था ना, कीवर्ड लिखा और उसको सारी चीजें रिकॉल होने लग गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, ओके सपना, यस यस यस, मुझे याद आ गई। ओके, यस सपना, याद आ गई आप मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सीएफईटी आपने क्लियर कर लिया। मैंने आपको कहा भी था कि सीएफईटी आप जरूर निकाल लेंगे। अतानु ने कहा है सर आई एम वेरी स्लो इन राइटिंग, नॉट एन इशू। सेकेंड वाला मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस किसका होता है बच्चों? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला गवर्नमेंट क्या होता है हमारा? मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन आ जाते हैं? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, नगर निगम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? चलो अब पढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा बंदोबस्त हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक अच्छी चीज, हमारे पूरे एफएम में, हमारे पूरे एफएम में, एक चैप्टर में नहीं, पूरे एफएम के अंदर 51 टॉपिक्स हैं थ्योरी के। कितने टॉपिक्स हैं? 51। ठीक है, बस 51 टॉपिक्स आपको पढ़ना है और आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इस 51 में कोशिश करूंगा कि 5 टॉपिक तो मैं आज ही कंप्लीट करा दूं, मिनिमम 5 टॉपिक आपके आज ही कंप्लीट करा दूं, यानी कि 10% थ्योरी खल्लास। ठीक है, हर क्लास में कोशिश करेंगे कि 10% थ्योरी खल्लास करते जाए और बहुत जल्द हमारा पूरा एफएम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी एफएम के टोटल 40 क्लासेस होंगे। 40 क्लासेस के अंदर रिवीजन सारी चीजें इंक्लूडेड है ना, सब कुछ इंक्लूड करके कह रहा हूं कि मैक्सिमम 40 क्लास होने वाले। चलो अब अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप फाइनेंस को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इतना ही है? इतना ही है। तो देखो क्या लिखा है, task of providing funds needed by business or enterprise on terms that are most favorable in the light of its objective। सर कितना सारा इंग्लिश बोल दिया, कुछ नहीं है रे। तुम देखो कंपनी सेक्रेटरी हो, तो तुम्हारा ना ऐसे छोटे मोटे लोगों से बात नहीं होगा रे, तुम्हारा बात होगा सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। किससे बात होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तुमको तो मालूम है ना कि एमपी में किसी का नाम नहीं है, ना एमबीए, ना एमए, ना एलएलबी, ना किसी का, ना सीए, ना सीएमए, सिर्फ एक ही आदमी का नाम है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। केएमपी के अंदर कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। तो भैया सीधा तुमको ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि हमको तो भैया 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या बोलेगा? हमको तो भैया 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो तुम कहां से 1 करोड़ रुपए ला कर दोगे? क्या तुम लोन लेने जाओगे, या तुम इक्विटी से पैसा उठाओगे, या तुम प्रिफरेंस शेयर कैपिटल से उठाओगे? तुम उठाओगे कहां से? सर वहां से उठाएंगे जहां सस्ता है, हम वहां से पैसा लेंगे जहां से सस्ता है। अगर मान लो लोन आपको 8% में मिल जाता है, इक्विटी आपको 10% में मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 6% में मिलता है, तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 1 करोड़ रुपए उठा लेंगे, कहानी खत्म। अब इसी को इंग्लिश में पढ़ो जरा। टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फंड नीडेड बाय बिजनेस। बिजनेस को जो पैसा चाहिए, जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला,
ऑन टर्म्स, टर्म्स यानी टर्म्स एंड कंडीशन, शर्त, दैट आर मोस्ट फेवरेबल इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, सबसे ज्यादा फेवरेबल हो, ये करने को ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी सर हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमको हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि जाके 1 करोड़ रुपए लेकर आओ, हम 1 करोड़ रुपए वहां से लाएंगे जहां पे हमको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, कहानी खत्म। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? लेकिन देखो इतना बोलने के बाद ना फिर से लोग ट्विस्ट मारे और क्या बोलते बदमाश लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सर्टेनली ब्रॉडर देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पहले दो लाइन में तो क्या बोला, पहले दो लाइन में बोला कि पैसा लेकर आना है और सबसे सस्ते जगह से, फेवरेबल जगह से लेकर आना है। फिर क्या बोला, लेकिन ये ब्रॉडर है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट यानी सिर्फ पैसों को लाना ही पर्पस नहीं है, ऐसा बोल दिया पॉइंट नंबर 2 में। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला सर, पॉइंट नंबर 3 तो हमको याद दिलाया मैनेजमेंट की। क्लास 12th में हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, और बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ते थे कि कुल मिला के 5 काम होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, फिर हम क्या करते थे, स्टाफिंग। लेकिन स्टाफिंग करना हमारा काम नहीं, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम क्या लोगों को कंपनी में रखने के लिए आए क्या, नहीं नहीं, तो स्टाफिंग नहीं करेंगे। फिर डायरेक्टिंग, हम डायरेक्शन जरूर देंगे। उसके बाद कंट्रोलिंग, आखिरी क्या होता था, कंट्रोलिंग। तो 5 में से एक हटा दो, स्टाफिंग, और बाकी सारे वही हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, देखो जरा अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। तो वही 4 काम है सर जो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो साइंस वाला हूं, अरे तो साइंस वाले बच्चों तुम भी तो जब पढ़ने बैठते होगे तो पहले प्लान करते होगे, प्लान करने के बाद तुम कॉपी किताब साथ में लाते होगे। तो प्लान किया, कॉपी किताब साथ में एक जगह पे रखा, देखो जैसे मैं ना अपने पास हमेशा ही अपने पेन रखता हूं, अपने पेन एकदम ऑर्गेनाइज करके रखता हूं, तो ये हो गया बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। अब तुम कुछ भी पढ़ने तो नहीं लगते होगे, पहले सोचते होगे कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, इसको क्या बोलेंगे, एक डायरेक्शन में जाना, डायरेक्टिंग। और उसके बाद तुम सोचते होगे कि क्या मैंने जो सोचा था क्या मैंने उतना कंप्लीट कर लिया, इसी को बोलेंगे कंट्रोलिंग। इसी को क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, ये मेजर करना, ये चेक करना कि जितना प्लान किया था उतना काम हुआ या नहीं हुआ। तो 4 काम, पहला प्लान, दिमाग में सोचा, दूसरा सारा सामान जो जो चाहिए ऑर्गेनाइज करके लाया, तीसरा डायरेक्टिंग, एक डायरेक्शन में चला, और चौथा कंट्रोलिंग यानी जो सोचा था देखना, उसको चेक करना कि कैसा हुआ या नहीं हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई? पक्का? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे आपके एग्जाम में आने जैसा टॉपिक है नहीं, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर फिर भी हम लोग को थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट लाइन क्या बोला कि हम लोग को क्या करना है, पैसों को लेकर आना है, हम लोग को क्या करना है, पैसों को लेकर आना है। तो बिजनेस का जो नीड है, बिजनेस के नीड के हिसाब से जो भी आपको सबसे फेवरेबल लगता है, जो भी आपको सबसे फेवरेबल लगता है, जिसमें कॉस्ट सबसे कम है, उसके हिसाब से आपको पैसों को लेकर आना है। पर फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि नहीं, सिर्फ पैसों को लाना ही काम नहीं है, उससे भी ज्यादा काम है। तो ज्यादा काम क्या है, तो बोला ज्यादा काम 4 चीज है। पहले तो प्लान करेंगे, फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और चौथा अपन क्या करेंगे, कंट्रोलिंग। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। क्या हो गया ये बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। समझ में आया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आप इसको देखिएगा। गॉट इट एवरीवन? गरिमा ने बोला है इतनी सारी डेफिनेशन मॉड्यूल में, मॉड्यूल में डेफिनेशन वो 20 डाले या 30 डाले, तुम्हारे दिमाग में मैं 20 के 20, 30 के 30 डाल के रहूंगा गरिमा, ठीक है? तो मेरे को ये डर नहीं है कि बुक में कितना है, मेरे को मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में कितना है, और मैं तुम्हारे दिमाग में डाल के ही रहूंगा, ठीक है? थैंक यू काजल, वेरी गुड, डन। आगे बढ़े, चलिए अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन आएगा, वो भी कराऊंगा मैं आपको, लेकिन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे कराने का मन कर रहा है, तो पहले वो कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कोई मुझे ये बता सकता है कि रिस्क क्या होता है? क्या कोई मुझे ये वर्ड बता सकता है कि रिस्क क्या होता है? अब वो हर्षद मेहता वाला डायलॉग मत मारना, सर रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क इज इक्वल टू इश्क, ठीक है? तुम लोग का आई नो कि एज वैसा है, लेकिन वैसा वाला डायलॉग मत मारना, रिस्क का मतलब बताना।
एफएम सब्जेक्ट में एफएम इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली मयंक, आयरन ही है, क्या कर सकते हैं। हाँ भूमि, जो अंडरलाइन है सिर्फ उतना ही। काजल ने कहा है जोखिम में क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन करने नहीं बोल रहा हूं, मीनिंग पूछ रहा हूं। वेरी गुड राज, राज का आंसर बड़ा सही आंसर, एकदम सही आंसर। अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी होती है बच्चों, उसी को हम कहते हैं रिस्क। ठीक है, अगर मैं तुम में से किसी को यहां पे पेंसिल फेंक के मारता तो क्या ही होता, इसलिए रिस्क नहीं है पेंसिल का। लेकिन अगर मैं तुमको तलवार फेंक के मारूं, चाकू फेंक के मारूं, तो कुछ हो सकता है, इसलिए चाकू में रिस्क है, तलवार में रिस्क है, लेकिन पेन में रिस्क नहीं है। तो अगर कोई चीज सर्टेन है कि होगा ही होगा तो उसमें रिस्क नहीं है, जो अनसर्टेन है उसी में रिस्क है। कंपनी सेक्रेटरी बनने में रिस्क है, क्योंकि सब नहीं बनते, लेकिन बीकॉम तो सभी पास हो जाते हैं, तो बीकॉम में रिस्क नहीं है। समझ में आया सभी को? रिस्क का मतलब क्लियर है बच्चों? बट ठीक है, रिस्क का वर्ड मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए था, पर रिस्क आपके एग्जाम में नहीं है, रिस्क के टाइप आपके एग्जाम में है। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, अदिति का भी आंसर बड़ा अच्छा है। रिस्क बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जो रिस्क सिस्टम के वजह से है। ठीक है, यहां पे वो एलवी यादव के फैन आई होप ना हो कोई मैंने सिस्टम सिस्टम करने लगेंगे। जो रिस्क सिस्टम में ही है, जो खराबी सिस्टम में ही है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपका पेपर डिफिकल्ट आ गया, आपका जो पेपर था वही डिफिकल्ट आ गया, या आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भगवान करे ऐसा ना हो, बस बता रहा हूं समझाने के लिए। पेपर अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया बच्चों, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पेपर ही आईसीएसआई ने ऐसा बना दिया, यानी सिस्टम में गलती है। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। अगर निर्मला सीतारमन जी ने अगर जीएसटी को बढ़ा दिया और इसलिए तुम्हारा जो बिजनेस है वो डाउन हो गया, इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, ये तो सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज्यादा करप्शन है, करप्शन के वजह से तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। कई अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती क्योंकि दुनिया में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है ये एक दूसरा मैटर है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे लोग को सीट नहीं मिल पाती। तो ये प्रॉब्लम सिस्टम में, हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी में ऐसा कुछ नहीं है, आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, किसी भी नेशनैलिटी के हो, यानी दुबई में बैठा आदमी हो या इंडिया में बैठा आदमी हो, सबके लिए कंपनी सेक्रेटरी का पेपर सेम है, क्राइटेरिया सेम है। समझ में आया? तो हमने उस सिस्टमेटिक रिस्क को थोड़ा सा ठीक करने का कोशिश किया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है, प्रॉब्लम जो है वो कहां पे है, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिविजुअल में है, तुम में प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल का मतलब यहां पे तुम नहीं, बेसिकली तुम्हारी कंपनी की बात कर रहा हूं, तुम्हारी कंपनी की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ही लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा, तुमने ही लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसमें सिस्टम का क्या है, तुम्हारा गलती है भाई, तुमने ऐसा काम क्यों किया। तुमने क्या किया, अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को रखा, तो इसमें भी सिस्टम का क्या गलती है, गलती तुम्हारा है। गॉट इट एवरीवन? तुम्हारी एफिशिएंसी खराब थी, या तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने पढ़ाई नहीं की, तो इसमें पेपर का क्या है, तुमने ही पढ़ाई नहीं की तो पेपर इजी भी आएगा तो भी तो गड़बड़ होगा ही होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर हुआ सभी को? कोई मुझे ये बताएगा, कोई एग्जांपल देगा मुझे सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का? थैंक यू अमीना। हाँ धवल, आईआरआर हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे, पर उसको यहां पे क्यों लेकर आ रहे हैं आप? बताइए, देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों, चलो बताओ। केशव ने बोला है फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट। अच्छा, जो भी आप बताएंगे उसका ये भी बताइएगा कि सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक के लिए आप एसआर लिख देना, अनसिस्टमेटिक के लिए यूएसआर लिख देना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल।
आदित्य का एग्जाम्पल अच्छा है, मयंक का एग्जाम्पल अच्छा है, प्रियंका का भी अच्छा है, राज का भी अच्छा है, कोरोना वायरस तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दिया अभिजीत ने। लॉस बाय फायर, इलीगल वर्क, वेरी गुड। साक्षी ने चेंज इन लॉ बोला है, सधक ने बोला है, मैं पढ़ नहीं पाया, एक सेकेंड। राइट राइट, सदक करेक्ट। हाँ अभिजीत, करेक्ट। सिस्टमेटिक वो होता है जो हमारे आ, हाथ में नहीं है। करेक्ट अर्शी। बाकी लोग का भी मैं नाम नहीं पढ़ पाया, पर एग्जाम्पल काफी अच्छे हैं। वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। यार सारी बच्चे इतने होशियार मिल गए यार, मैं तो गलती नहीं निकाल पा रहा हूँ यार, मैं तो गलती ही नहीं निकाल पा रहा हूँ यार। तुम्हारे स्कूल की टीचर लोग कितना गलती निकालते थे, मेरे को तुम लोग मौका ही नहीं दे रहे हो। सारा एग्जाम्पल एकदम करेक्ट करेक्ट बोल दिए तुम लोग। कोरोना का बोला आप लोगों ने, लॉ के बारे में आपने बोला, मिस स्पेलिंग हो गई पेपर में आप लोगों ने बोला, एक से एक एग्जाम्पल आपने दिया। फिर यहाँ पे आपने बोला फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉट इन अवर हैंड, तो ये अनकंट्रोलेबल है। क्या बोलेंगे अपन इसको, ये हमारा अनकंट्रोलेबल है। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क तो कंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल करके इसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टॉक मार्केट रिस्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड गुड गुड। अमीना ने बोला डिसलॉयल एम्प्लॉय। यस करेक्ट, गुड। लॉयल्टी तो अब एक्सटिंक्ट हो गया है वैसे भी अमीना। चलो, गुड गुड। सारे ही बच्चों ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलो गुड। अब इंस्टीट्यूट ने क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है बच्चों, अनडाइवर्सिफाइबल है। अनडाइवर्सिफाइबल मतलब अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, आप इसको कुछ भी कर लो, ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा, जितना भी रिस्क होगा वो रहेगा ही आपका। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि अगर आप पैसों को अलग अलग जगह पे लगाएंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। जैसे मैं ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी में अगर मैं लगाऊं, अलग अलग जगह अगर लगाऊं, और ए अगर नीचे भी चला गया, अगर उसका शेयर गिर भी गया, तो भी बी और सी मेरे को बचा लेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन करने से, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि मैं अपने पैसों को एक जगह ना लगा के मैं अपने पैसों को तीन जगह पे, चार जगह पे, यानी अलग अलग जगह पे लगाऊंगा। जिससे अगर मान लीजिए अगर एक जगह मेरा डूब भी गया तो भी मेरे को दो जगह से पैसे आ जाए। लेकिन बच्चों अगर प्रॉब्लम सिस्टम में है तो ऐसे केस में तो ए भी डूबेगा, बी भी डूबेगा और सी भी डूब जाएगा। यानी आप डाइवर्सिफिकेशन कर भी लोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम में था। गॉट इट एवरीवन? जैसे मार्केट जब डूबता है, मार्केट जब गिरता है, तो लगभग सारी कंपनियां गिर जाती हैं। तो आप तीन जगह पे पैसा लगाएंगे तो तीनों जगह गिर जाएगा, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, और आपको जितना डाइवर्सिफिकेशन करना है आप कर लो, आप इस रिस्क को कम नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? अनडाइवर्सिफेबल है, आप कितना भी डाइवर्सिफाई कर लो रिस्क कम नहीं होगा। जैसे कई बच्चों ने लॉ के बारे में लिखा, एकदम सही लिखा, चेंज इन लॉ। टैक्स रिफॉर्म, जैसे अभी मैडम ने पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, ठीक है। अब यार बेचारे छोटे छोटे बच्चे थोड़ा मूवी देखने जाते थे, अब बेचारे उस पर भी जीएसटी दे, बताओ कोई बात हुई? इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो गया तो फिर ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो लोन महंगा हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे सबको प्रॉब्लम होगा। नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गया, सब बह गए, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे अभी तो आप जो पीरियड देख रहे हैं, आप लोग अभी छोटे बच्चे होंगे, आप लोगों ने मोदी का टाइम देखा होगा, थोड़ा बहुत शायद कुछ बच्चों ने मनमोहन सिंह का टाइम भी देखा होगा। तो यही दोनों प्राइम मिनिस्टर आपके एज के समय आए हैं। लेकिन पहले 90s में हर 2 साल में नई गवर्नमेंट आती थी। तो उस समय हमारे इंडिया का जो मार्केट था ना, वो बहुत सफर करता था, क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रांजिशन फेज है ना, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो अगर किसी रीजन से मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, ठीक है, और मेरी जगह कोई नया टीचर आया, तो कहीं ना कहीं आपको जो टाइम लगा था मुझसे एडजस्ट होने में, फिर आपको उस नए टीचर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क है ना। अगला,
चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। अभी जैसे अमेरिका जो है ना, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि हम भारत जैसे देशों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स को बढ़ा सकते हैं। कनाडा के ऊपर तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और भारत जैसे देशों के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। वॉलेटिलिटी इन करेंसी वैल्यू, अभी अगर आप देखेंगे तो $1 इज इक्वल टू 85 हो गया है। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय 60 रुपए पड़ता था, अभी 85 हो गया, 1.5 गुना हो गया है। समझ रहे हैं आप? क्या पता जब आप मेरी एज के हो जाएं, यानी 26 के हो जाएं, 25 के हो जाएं, तो क्या पता कि आपके समय पे ये 100 के पार चला जाए, है कि नहीं? तो जैसे जैसे करेंसी हमारी गिर रही है, इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है। बैंक का फेलियर, जैसे 2008 का क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस था। किसी को मालूम है बच्चों 2008 का क्राइसिस अमेरिका में हुआ था? इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, मेरी वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेवरेट मूवी में से एक है वो। किसी को मालूम है वो? और यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये भी बता दो। पीयूष, ये कौन सी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है? कुछ नहीं समझ आ रहा। पीयूष, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मेरी वाली बातें समझ नहीं आ रही है कि चैट वाली? शेयर मार्केट की बातें करेंगे अपन, ठीक है, बाद में करेंगे। आ, बीच में किसी बच्चे ने कहा था कि इंटेलेक्चुअल बात समझ नहीं आ रही, कौन है वो? पीयूष, पीयूष कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, बताइए जरा। मूवी बताऊंगा मैं आपको। 3 साल की थी। ओके। फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं, उस मूवी का नाम है बच्चों, माय फेवरेट फिल्म, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म एक्चुअली। मूवी का नाम है बिग शॉट। ये 2008 के क्राइसिस के ऊपर बना था, बिग शॉट। पुनीत ने सही जवाब दिया। मेरे को लगता है मेरे लिखने के पहले ही पुनीत ने आंसर दे दिया था। अरे वो एक बच्चा कहाँ गया, एक बच्चा लिख के चला गया कि क्या इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, फिर वो आया ही नहीं, कहाँ चला गया? इकोनॉमिक रिसेशन बता रहा हूं मैं। ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं मैं 2 साल 3 साल का था। ओके, चलो। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, ये मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, चैट्स के लिए बोल रहा था। ओके, ठीक है ठीक है, मैं डर गया भाई कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला बहुत मुश्किल। ठीक है, चलो। चैट्स के लिए बोल रहा था तो ठीक है, वरना मेरे को लगने लगता है भाई ऐसा क्या बोल दिया मैं। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मंदी। बंदी नहीं रहे लड़को, है ना, मंदी। ठीक है। मंदी का मतलब क्या होता है, जब पूरा मार्केट गिर जाता है तो उस चीज को अपन बोलते हैं मंदी। एक्चुअली होता क्या है ना, जो हमारा ये पीरियड होता है अक्टूबर से लेके बच्चों जनवरी तक का जो पीरियड होता है ना इंडिया में, इसको बेस्ट पीरियड माना जाता है। क्यों इसको बेस्ट पीरियड माना जाता है? क्योंकि जनरली अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर के एंड से लगभग दिसंबर जनवरी तक, जनवरी की स्टार्टिंग तक बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दिवाली। उस समय पे क्या होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत होते हैं तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है, लोग खर्चा बहुत करते हैं, लोग पैसे लगाते भी बहुत मार्केट में, तो जनरली मार्केट जो है ना वो बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं बच्चों बूम। क्या बोलते हैं अपन? बूम। बूम का मतलब होता है जब मार्केट बढ़ जाए। ठीक है। अब कई बार क्या होता है बच्चों, जो आपका मई जून जुलाई वाला जो पीरियड होता है ना, मई जून जुलाई में जनरली मार्केट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि उस समय कोई बहुत मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उतना कंजम्पशन भी नहीं करते, जो भी सैलरी आती है जनरली वो जमा होते रहती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता बहुत ज्यादा कई बार। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कंजम्पशन नहीं होता है, लोग ज्यादा खर्चा नहीं करते, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो स्लगिश पीरियड रहता है। ऐसे समय पे भी मार्केट थोड़ा सा डिप करता है, मार्केट थोड़ा सा गिरता है। ठीक है। और मार्केट जो है ना बच्चों साइकिल में चलता है। साइकिल मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी मार्केट बढ़ेगा कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा।
तो ये जो गिरने वाला पीरियड होता है बच्चों, ये जो गिरने वाला पीरियड होता है, इस गिरने वाले पीरियड को हम बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। जिसको आप लोगों ने अपने पापा से या किसी बड़े से आपने सुना होगा। हिंदी में अपन इसको कहते हैं मंदी। क्या कहते हैं अपन इसको? मंदी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब किसी को भी इन पॉइंट्स में कहीं पे भी डाउट है तो बताइए। मंदी और तेजी, यस, बूम को अपन तेजी कहते हैं। वॉलेटिलिटी वर्ड का मतलब होता है बच्ची उतार चढ़ाव। मुझे कोई बताएगा बच्चों, ये किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वॉलेटिलिटी खराब क्यों है? वॉलेटिलिटी वर्ड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। मुझे एक बात बताओ, $1 इज इक्वल टू 60 हो जाए, क्या ये अच्छा है? या $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए, ये अच्छा है? विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन नंबर ए इज बेटर और ऑप्शन नंबर बी इज बेटर? ऑप्शन नंबर ए इज बेटर और ऑप्शन नंबर बी इज बेटर? हाँ, अल्फिया में वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब बहुत जल्दी मार्केट ऐसा बढ़ता गिरता रहता है, या करेंसी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। जैसे आजकल लोगों के दिल बड़े वॉलेटाइल है ना, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, है ना? ए, कई लोगों ने ए कहा है। डिप्रेशन इज डिफरेंट, किसी बच्चे ने रिसेशन को डिप्रेशन कहा है। डिप्रेशन इज डिफरेंट अर्पित। मैं बताता हूं डिप्रेशन का मतलब भी आपको बताता हूं। ज्यादातर लोगों ने ए कहा है फ्लक्चुएशन, ये अल्फिया फ्लक्चुएशन। ज्यादातर बच्चों ने ए कहा है फेलियर ऑफ बैंक। बता रहा हूं निकिता, बता रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज नाइदर ए नॉर बी। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिए थे, माफ करिएगा। इसी तरीके से आईसीएसआई भी ट्रिक करता है यार, क्या करे। तो मैं आपको थोड़ा अवेयर करवा रहा हूं आईसीएसआई क्या करता है उससे। बच्चों देखो होता क्या है कि एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट, ठीक है? या थोड़ा और आसान कर दो अगर आपके लिए, तो आप इस तरीके से समझिए कि या तो पैसे आ रहे होंगे या तो पैसे जा रहे होंगे। रिसीट और पेमेंट दोनों होता है, राइट एवरीवन? अब अगर मान लो एक एक बच्चे का नाम ले लेता हूं मैं यहां से, अतुल्य। अतुल्य का नाम ले लेता हूं, रैंडमली नाम ले ले रहा हूं मैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे आप लोग का नाम याद होने में, पर जल्दी हो जाएगा। एक अर्शी का नाम ले लेता हूं। तो देखो $1 इज इक्वल टू 60 हो गया, मान लेते हैं। और दोनों को ही रिसीट और पेमेंट है, मान लीजिए $1000। तो कौन खुश कौन दुखी? सर मान लीजिए अभी करेंटली जो चल रहा है, करंटली जो चल रहा है वो चल रहा है $1 इज इक्वल टू 85, जो कि सही बात भी है। $1 इज इक्वल टू 85 ही चल रहा है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि सर पहला वाला अच्छा है, तो यहां पे तो ये बेचारा अतुल्य तो रो देगा, क्योंकि वो मनी मन क्या सोच रहा था कि $1 इज इक्वल टू 85 है, यानी मेरे को कितना मिलने वाला है। वो तो मनी मन सोच रहा है कि मेरे को 85,000 मिलेगा। वो तो प्लान बना लिया है, वो तो प्लान बना लिया है कि गोवा जाऊंगा। लेकिन अब तो भैया कितना मिलने वाला है? 60,000 ही मिलने वाला है। गोवा का प्लान तो कैंसिल। कितना मिलने वाला है? रिसीट। रिसीट किसको होने वाला है? अतुल्य को। अतुल्य बेचारा बेचारा नुकसान में चला गया। 85,000 मिलने वाला था सोच रहा है वो, क्योंकि करेंटली प्राइस कितना चल रहा है? 85। लेकिन अब क्योंकि $1 इज इक्वल टू 60 हो गया, तो अतुल्य भाई साहब को कितना मिलेगा? ओनली 60,000 मिलेगा, राइट एवरीवन? रिसीट होने वाला है। इसने कोई सामान बेचा होगा, अतुल्य ने किसी को डॉलर में सामान बेचा होगा, और कहीं ना कहीं वो क्या सोच रहा है, वाह यार मैंने सामान बेचा, अब 85,000 आएगा। पर कितना आ रहा है? 60,000। तो अतुल्य इज सैड, बट अर्शी इज हैप्पी, क्योंकि अर्शी क्या सोच रही थी, मेरे को तो 85,000 देना पड़ेगा, लेकिन अब अर्शी को कितना देना है? सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही देना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए, ऐसे केस में अतुल्य विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज वो तो सोच रहा था 85,000 मिलेगा, लेकिन अब अतुल्य को कितना मिलने वाला है? 90,000 मिलने वाला है। अतुल्य वेरी हैप्पी। बट अर्शी इज नाउ वेरी 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 सैड। अर्शी सोच रही थी कि यार 85,000 ही देना पड़ेगा, पर अब तो अर्शी बहुत सैड हो गई, क्योंकि अर्शी को तो 90,000 देना पड़ गया। तो बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर दोस्तों करेंसी बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी गिरता है, बहुत जल्दी बढ़ता है और गिरता है,
तो कोई ना कोई पक्का फैड होगा इकोनॉमी में। कभी अतुल्य होगा तो कभी अर्शी होगी, कभी अतुल्य कभी अर्शी, लेकिन कोई ना कोई फैड होगा। लेकिन अगर पहले भी 85 था और अभी भी 85 है, यानी अगर हमारी करेंसी स्टेबल करेंसी है, स्टेबल मतलब स्थिर अगर हमारी करेंसी है, तो फिर दोनों ही फैड नहीं होंगे। क्यों दोनों फैड नहीं होंगे? क्योंकि 85,000 सोचा था और 85,000 ही दोनों को मिल रहा है, दोनों ही फैड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 85,000 ही सोचा था और मिला भी 85,000 ही, देना पड़ा तो देना भी पड़ा 85,000 ही। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? रुचिका, करेंसी सेम क्यों नहीं होती? ओके, कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे मैं ले रहा हूं, ठीक है, उनको भी ले रहा हूं। इन्फ्लेशन और रिसेशन सेम है क्या? मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन देख लिया आपको, और भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन ले लूंगा। बैलेंस सही है, यस। अर्शी, अतुल्य कहाँ गया? बहुत हैप्पी हैप्पी, यस जेसिका। क्लियर? स्टेबल रहना चाहिए, वी डोंट लाइक वॉलेटिलिटी। प्रियंका ने कहा है $1 इक्वल टू 1 रुपीज हो तो। मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन एक्सचेंज याद आया। तो 3-4 डाउट्स है बच्चों के, मैं वो 3-4 डाउट ले लेता हूं। हरनीत ने कहा है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हरनीत, हरनीत बच्चे देख, अगर $1 इज इक्वल टू 85 है अभी, $1 इज इक्वल टू 85 अभी है, और मान लो अतुल्य को $1,000 रिसीट होने वाला है और अर्शी को $1,000 का पेमेंट करना है, और मान लीजिए कि जो करेंसी है बच्चे, वो करेंसी 60 हो जाए, कितना हो जाए? 60 हो जाए, 60 हो जाए, तो अतुल्य सोच रहा था कि 85 के हिसाब से 85,000 मिलेगा, है ना? लेकिन अतुल्य को कितना मिलने वाला है? 60,000 ही मिलने वाला है, तो अतुल्य विल बी वेरी सैड। लेकिन अर्शी खुश हो जाएगी, क्योंकि अर्शी क्या सोच रही थी? 85,000 देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब तो सिर्फ 60,000 ही देना पड़ रहा है। ऐसे ही अगर मान लो करेंसी 90 हो जाए, तो अतुल्य विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले तो वो क्या सोच रहा था? 85,000 मिलेगा, लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि मेरे को 90,000 मिलेगा। अर्शी सैड हो जाएगी, क्योंकि पहले 85,000 देना था, बट अब उसको 90,000 देना पड़ेगा। बट अगर करेंसी पहले 85 थी और अभी भी 85 रहे, तो दोनों को ही 85,000 ही देना रहेगा और लेना रहेगा, यानी जितना सोचा था उसी हिसाब से चीजें हुई, तो दोनों हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और बच्चों किसी को डाउट? पीयूष, था एक टाइम पर $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज, करेंसी की वैल्यू क्यों चेंज होते रहती है? ओके, कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को दे देता हूं। चलिए, तो मेरे पास जो जो क्वेश्चंस आए, एक एक क्वेश्चन करके आंसर देता हूं। एक क्वेश्चन Q&A में जो जो क्वेश्चन मेरे को दिखे वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बच्चे भी अपना क्वेश्चन डाल दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। क्या इन्फ्लेशन और रिसेशन, क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज नो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों महंगाई, और रिसेशन का मतलब होता है बच्चों मंदी। तो जब मार्केट हमारा डाउन होता है उसको हम कहते हैं रिसेशन, और जब प्राइस अप होता है, ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। दूसरा क्वेश्चन आया था $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज अगर हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है, और दूसरा ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अगर बच्चों ऐसा होगा तो ऐसे केस में हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो हमारा जो देश है, हमारे कंट्री को थोड़ा नहीं, अच्छा खासा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। गॉट इट? ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बच्चों लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन ये कैसे होना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई से। कैसे होना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई से। अब एक बच्चे ने पूछा था कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है और ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, तो उसका आंसर है बच्चों डिमांड एंड सप्लाई। जिस भी करेंसी की बच्चों डिमांड ज्यादा होगी, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? अभी अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर है, $1 इज इक्वल टू 85 हो गया है।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। फिर ये डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि बच्चों दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, जब भी दुनिया में बच्चों वॉर होता है तो कंट्रीज इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, मशीनरीज खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, ये सारी चीजें खरीदते हैं। और इन सब का पैसा जब भी कोई देश पे करता है तो वो हमेशा डॉलर में पे करता है। इनफैक्ट जो ऑयल है, जैसे इंडिया ऑयल खरीदता है तो ऑयल भी उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई चीज का डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, और डॉलर का जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारा जो रुपया है वो रुपया गिर जाएगा। अभी मैं आपको ये बताता हूं, हमारे देश में इस बार गोल्ड भी बहुत सारा इंपोर्ट किया गया है। जब गोल्ड को इंपोर्ट करते, गोल्ड को जब दुबई से या कहीं से खरीदते हैं तो उसका पेमेंट भी डॉलर में ही होता है। तो उससे जब आप पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं तो उससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और डॉलर की डिमांड जब जब बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने से रुपीस की जो वैल्यू होगी बच्चों वो गिर जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पे मैंने सभी बच्चों का आंसर दिया है। किसी का अगर बच गया है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, रोशन ने बोला है कि रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन इज एक्चुअली सीवियर रिसेशन। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इज नथिंग बट सीवियर रिसेशन। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो उसके जाने के बाद या उसके मैसेज ना आने पे होता है। दिस डिप्रेशन इज नथिंग बट सीवियर रिसेशन, यानी मंदी जब बहुत समय तक होती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, रिसेशन जनरली क्या होता है कि जब 2 क्वार्टर तक आपकी जीडीपी अगर गिर जाए ना, 2 क्वार्टर से अगर आपकी जीडीपी गिरते रहे तो हम उसको फिर रिसेशन कहते हैं। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपने पूछा तो मैं आपको बता दिया। और जब 3-4 बार रिसेशन आ जाए जनरली तो फिर अपन उसको डिप्रेशन कहते हैं। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अब खत्म करते हैं अब। मयंक ने पूछा है इंडिया तो रशिया से ऑयल लेता है। नहीं, हम सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुला से लेते हैं। वेनेजुला नाम का एक छुटका सा देश है, ठीक है, छुटकू सा, ऐसा इत्तू सा है, उससे लेते हैं। ठीक है, नो गरिमा, डिफ्लेशन इज नॉट इक्वल टू रिसेशन। नो काजल, डिफ्लेशन इज नॉट रिसेशन। डिफ्लेशन जैसे वहां चल रहा है, जापान में डिफ्लेशन चल रहा है। कतर की करेंसी हाई है। कतर में वो चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी से नाम है उसका कुछ, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। धीरम बोलते हैं, दिनार बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो चल रहा है। हरनीत, करेंसी की वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो आपके घर में अगर गोल्ड का बहुत कंजम्पशन होता है, या आपके घर में अगर आपके अ, या घर के आसपास अगर कोई कॉस्मेटिक्स बहुत बाहर के मंगाता है ना, मना कीजिए। ठीक है, बहुत जनरली जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स, जनरली जो अर्बन फीमेल्स होती हैं, उन लोग गुच्ची प्राडा ये सब करते रहते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट फीमेल्स, इनफैक्ट गर्ल्स भी, ठीक, सॉरी बॉयज भी। बॉयज भी आजकल बहुत पगले हो गए कि नहीं हमको बीएमडब्ल्यू चाहिए, ऑडी चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई? कोई भी बाहर का सामान अगर आप खरीदना कम करेंगे तो आपका रुपीस मजबूत होगा, ये बात को आप समझिए। ठीक है, धवल ने पूछा ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है। ब्रेटन वुड सिस्टम में एक्चुअली ये डिसाइड किया गया था, ब्रेटन वुड सिस्टम नहीं है, ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है एक्चुअली। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह का नाम है, वहां पे बहुत सारे जो देश थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वहां पे वो मिले थे, और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड बैंक और मैं ना वर्ड भूल गया, हाँ आईएमएफ, आईएमएफ यस, ये दोनों को अपन पैदा करेंगे, मतलब पैदा करेंगे मतलब इन दोनों को अपन चालू करेंगे, और जो डॉलर होगा
वो जो डॉलर होगा, डॉलर को अपन ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। यस गरिमा, गुड। कुछ बाहर का नहीं खरीदना, ठीक है। डिफ्लेशन, यस खुशी, करेक्ट। रुचिका ने बोला है इंडिया में चाइना की चीजें बहुत है, यस। आजकल जो इंस्टाग्राम है उसकी वजह से रशियन और चाइनीज, ये दो चीजें आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। दोनों का एकदम विरोध करे। ठीक है। खुशी, बाहर से इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली जो मेडिसिन वगैरह है ना वो हम बाहर से खरीदते हैं। इंडिया ने आज तक वैक्सीन बनाई है, ओआरएस बनाया है, पर उसके अलावा आज तक इंडिया ने कोई मेडिसिन नहीं बनाई, तो हम सारा मेडिसिन बाहर से लाते हैं। बहुत सारे ना चैट एकदम जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है बहुत सारा, तो मैं फॉरेन नहीं गया हूं आदित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। डन। ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, द एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर इनटू अ मार्केट। ठीक है, एक नया कॉम्पिटिटर अगर आ गया, जैसे अभी आपको बताता हूं, जैसे ये जोमेटो जो है ना, जोमेटो के शेयर प्राइस गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि मार्केट में कौन आ गया? स्विगी आ गया। स्विगी का जब भी जैसी आईपीओ आया, जोमेटो के शेयर प्राइस गिर गए। ठीक है, तो इससे जोमेटो को नुकसान हुआ, लेकिन बाकी लोग को नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। अ कंपनी इज फोर्स टू रिकॉल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ये जॉनसन के साथ हुआ था। आप लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जॉनसन ना बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है, आज भी और पहले भी बनाता है। उसके प्रोडक्ट में क्या किया गया था, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिला दिए गए थे, जिससे हमारे इंडिया के कई सारे बच्चों की जान चले गई थी। तो उससे जॉनसन के प्रोडक्ट्स को उस समय वापस ले लिया गया था। इससे जॉनसन के शेयर प्राइस गिर गए। कंपनी फाउंड टू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल सिस्टम, ये किसी बच्चे ने बोला भी था। अ यूनियन टारगेट्स अ कंपनी, अच्छा इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सत्यम, सत्यम केस हुआ था बच्चों। सत्यम केस में क्या हुआ था कि जो सत्यम नाम की एक कंपनी थी, तो सत्यम नाम की जो कंपनी थी ना, उसको ये बोला जाता था कि ये नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट है। ऐसा बोला जाता था कि जो बिल गेट्स की कंपनी है ना, ये अगला बिल गेट्स का कंपनी बनेगा, ये इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग की इतने प्रॉफिट है, दन 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 प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। पहले प्रॉफिट इतना सा था, फिर इतना सारा प्रॉफिट हुआ, फिर इतना सारा प्रॉफिट हुआ, ऐसे प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा था। बाद में पता चला कि उसका जो मालिक था, उसका जो ओनर था, उसने आके खुद ही सामने से बोल दिया कि एक्चुअली ये सारे जो प्रॉफिट है ना, ये तो मैं आप लोगों को मामू बना रहा था। दिस प्रॉफिट्स आर ऑल रॉन्ग, दिस प्रॉफिट्स आर एक्चुअली फॉल्स, ये प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहे, मैं तो मजाक कर रहा हूं, प्रैंक कर रहा था आप लोग के साथ। अब उसको जेल हो गई। ठीक है, अगला, यूनियन टारगेट्स अ कंपनी फॉर एम्प्लॉय वॉकआउट। क्या होता है, कई बार आप लोगों ने खासकर जैसे साउथ की मूवीज जो होती है ना, बड़ा मजा आता है उसको भी देखने में। साउथ की मूवी का जो हीरो होता है ना, वो जैसे ही कंपनी लीव करता है, जैसी कंपनी लीव करता है, पूरे के पूरे इसके पीछे जो उसके दोस्त लोग होते हैं, जो मजदूर के लोग होते हैं, वो सब बोलते हैं कि हम लोग काम बंद कर देंगे, वी विल वॉक आउट, यानी काम को बंद कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। ऐसा होने से क्या होता है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाता है। क्लियर हुआ? तो एक एम्प्लॉय के जाने से पूरा का पूरा मजदूर संघ भी कई बार क्या करता है, कंपनी को छोड़ देता है, काम को बंद कर देता है। फॉरेन गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएट करती है एसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है वैसे वसूल करना। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वसूल करना। तो कई बार क्या होता है कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट होती है, वो बोलती है कि इंडिया में ना, इस आदमी का, हमारे प्यारे इंडिया में कोई एसेट है। मान लो अमेरिका ने बोला कि वो जो एसेट है ना, चलो वो एसेट हमको दे दो, ये जो एसेट है ये है तुम्हारे देश में, पर ये एसेट हमको दे दो। तो इससे क्या होगा कि वो एसेट इंडिया से बाहर जाएगा, उस कंपनी के पास वो एसेट नहीं होगा, तो उस कंपनी का नुकसान होगा और उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन। मुझे बताइए, क्या आप लोग को ये सारे अनसिस्टमेटिक रिस्क समझ में आए या नहीं आए? जल्दी से बताइए।
लाडला मूवी, करेक्ट। मेरे को लगा नहीं था कि प्रियंका को ये मूवी पता होगा। डन। वार्निंग दे रहे हैं कि फालतू मत भेजिए। फिर एक्विजिशन मीन्स, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना। किसी भी कंपनी को या किसी भी चीज को एक्वायर करने का मतलब होता है उसको पा लेना या उसको खरीद लेना। गॉट इट एवरीवन? लास्ट पॉइंट आयशा समझाना है। फॉरेन गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार किसी कोई केस होता है ना, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अडानी के ऊपर अमेरिका वालों ने केस कर दिया था, पता चला आप लोग को बच्चों? अडानी एंटरप्राइज के ऊपर अमेरिका वालों ने ना केस कर दिया कि अडानी जो है वो करप्शन करता है, ऐसा करप्शन वाला केस कर दिया। तो वैसे तो अडानी जीत गया वो केस, पर अगर अमेरिका अगर वो केस जीत जाता ना, अमेरिका की कोर्ट में ये केस हुआ था, अगर अमेरिका गवर्नमेंट अगर वो केस जीत जाती तो अडानी एंटरप्राइज के जो एसेट्स वगैरह थे वो अमेरिका की गवर्नमेंट लेकर जाती। तो आप देखना उस समय पे जब ये न्यूज आया था उसके बाद से शेयर प्राइस अडानी के बहुत गिर गए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को ये लगा कि क्या पता अडानी केस हार जाए, और जैसे अडानी केस हारेगा तो उसका जो एसेट है वो लेकर चले जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचा इन्होंने। अब क्लियर हुआ? चलो, डन एवरीवन? यस अर्पित। आदित्य ने थर्ड पॉइंट बोला है। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, यानी जैसे मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ है, पर मैंने क्या किया ना, फेक सेल दिखा दिया। अभी आप लोग को अगर लेटेस्ट केस जानना है ना, तो लेटेस्ट अभी हुआ था मिष्टान फूड्स के साथ। मिष्टान फूड्स करके कंपनी है, आप यूट्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट केस है, मतलब अभी अ, 1 महीने पुराना केस है, 1 मंथ ओल्ड केस है, एकदम लेटेस्ट है। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपना एसेट, बहुत सारा एसेट दिखाया, बोला कि हमारे पास 120 करोड़ का एसेट है, ऐसी कुछ अमाउंट था। तो लोगों ने बोला अरे बाप रे, ये लोगों के पास तो 20 करोड़ एसेट था लास्ट ईयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमाउंट थोड़ा अलग है। 20 करोड़ का एसेट है और आज 120 करोड़। वाओ मिष्टान फूड्स, वाओ तुमने क्या काम किया। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वो रश्मिका मंदाना है। ठीक है, रश्मिका मंदाना करके एक एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस है वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो लोगों ने बोला अरे ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना है और इस कंपनी का एसेट 20 करोड़ से 120 करोड़ हो गया, वाह 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 क्या कंपनी है। बाद में मैंने देखा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में मेरे को क्या दिखा मालूम, कि एसेट का 80% डेटर्स है। एसेट का 80% डेटर्स है, यानी कि इन लोग जो सेल दिखा रहे हैं ना कि हमारा सेल बढ़ गया है, एक्चुअली लोग फेक सेल कर रहे हैं। कैश में इनको पैसा आ ही नहीं रहा है, कैश में पैसा ही नहीं आ रहा है। लोग बस बोल दे रहे हैं कि हमारा जो सेल है पहले 1 रुपये होता था अब 10 रुपये होता है। बोला 10 रुपये होता है, ओ माई गॉड। बाद में पता चला कि जो 9 रुपये था ना वो मिस्टर एक्स के नाम से। मिस्टर एक्स कौन है पता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो सेल बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, तो सेल बढ़ा दिया और डेटर बढ़ा दिया। लोग बोल रहे वाओ सेल बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, जबकि दोनों फेक है। तो सेबी ने इनको नोटिस भेजा और मिष्टान फूड्स जो है वो गिर गया पूरा का पूरा। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। कुछ रिस्क और है बच्चों, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारी ये पहली क्लास को अपन ओवर कर देंगे। सबसे पहला रिस्क है बच्चों परचेजिंग पावर। उसके कुछ और टाइप के रिस्क है। परचेजिंग पावर रिस्क का मतलब क्या होता है बच्चों, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगर आपकी इनकम अगर कांस्टेंट है, अगर आपकी इनकम अगर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में आप ज्यादा चीजें परचेज नहीं कर पाओ, आपका परचेजिंग पावर गिर जाएगा। और अगर आपका परचेजिंग पावर गिर गया, क्यों गिर गया? क्योंकि आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में पैसा डाले हो, कुछ ऐसे जगह पैसा डाले हो जहां से आपको एक फिक्स अमाउंट ही मिल रहा है। फिक्स अमाउंट मिल रहा है यानी आपकी इनकम क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, लेकिन चीजें तो महंगी हो गई। तो चीजें महंगी हो रही है पर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो मैं कम सामान खरीद पाऊंगा। अगर मैं कम सामान खरीद रहा हूं तो धीरे धीरे मेरे खर्चे कम हो रहे हैं, मेरा खर्चा कम तो मेरा डिमांड कम। डिमांड कम है तो मार्केट में क्या आ जाएगा, मार्केट में रिसेशन आ जाएगा, मार्केट धीरे धीरे गिरने लगेगा। क्योंकि लोग जब सामान खरीदेंगे तभी तो मार्केट बढ़ेगा।
अगर लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो मार्केट बढ़ सकता है क्या? द आंसर इज नो। अगला, मार्केट रिस्क। अच्छा, मैं आखिरी में सारे आपके डाउट देख लूंगा, अभी बस सुनते जाना आप लोग, ठीक है? बीच बीच में मैसेज मत करना, आखिरी में पूछ लेना मेरे से। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी मार्केट गिरेगा, किसी भी रीजन से गिरे, मार्केट अगर आपका गिरेगा तो आपके कंपनी के शेयर के प्राइस भी गिरेंगे। अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपके कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। तो मार्केट की वजह से मेरी कंपनी को जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। गॉट इट एवरीवन? देखिए क्या लिखा है, मार्केट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट इंडिविजुअल और एंटिटी विल एक्सपीरियंस लॉस। कोई एंटिटी को लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू फैक्टर दैट अफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पूरा फाइनेंशियल मार्केट ही डाउन है, इसलिए मेरी कंपनी भी डाउन हो गई। इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। अगला, इंटरेस्ट रेट रिस्क। कई बार क्या होता है बच्चों कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन जो होते हैं बच्चों, लोन महंगे हो जाते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर मैं मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन लेता हूं और उसके ऊपर अगर मान लो 6% का इंटरेस्ट है, तो मेरे को तो 6 लाख रुपए देना पड़ रहा है। पर अगर 6% की जगह अगर 8% हो जाए तो मेरे को 6 लाख की जगह 8 लाख देना पड़ेगा, तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया। अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो मैं सामान के दाम को भी बढ़ाऊंगा, या तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं सामान के दाम को उतना ही रखता हूं तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे भी मेरे शेयर प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप प्राइस को बढ़ा दो। प्राइस को बढ़ा दोगे तो आपका फिर परचेजिंग पावर रिस्क आ जाएगा, और अगर आपने प्राइस को नहीं बढ़ाया तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट गिर गया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका शेयर प्राइस भी गिर जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? फिर आता है सोशल रिस्क। बच्चों, सोशल रिस्क क्या होता है? अभी जैसे क्या हुआ था कि जो ओला का जो फाउंडर था ना, उसकी लड़ाई हो गई कुणाल कामरा नाम के कॉमेडियन से। कुणाल कामरा नाम के एक आदमी से फाइट हो गई। अब उसके वजह से क्या हुआ, नेक्स्ट डे बच्चों, नेक्स्ट डे ओला के शेयर प्राइस गिर गए। ओला का शेयर प्राइस गिर गया। ये भी पिछले महीने की बात है, दिसंबर नवंबर की बात है। तो कई बार क्या होता है ना, कोई कंपनी ने कुछ कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कह दिया, कुछ बयान दे दिया, इस तरीके से अगर आप कुछ कहेंगे तो कहीं ना कहीं उससे भी आपकी शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं। कोई करप्शन का मामला आ गया, आपने कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन कर दिया। जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय एक पता नहीं फेक था कि सही था मुझे नहीं पता, पर एक न्यूज आया था कि मैगी के अंदर किसी की फिंगर मिली थी, किसी का उंगली मिल गया था, ठीक है? तो भाई हम लोग इतना वो हो गए कि छी 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 उंगली मिला, छी छी, हम लोग मैगी खाना ही बंद कर दिए। तो कई बार ऐसी सारी चीजों को क्या बोलते हैं? सोशल रिस्क बोलते हैं। फिर आता है बच्चों रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब क्या होता है? लॉ चेंज हो जाते हैं। जब भी लॉ आपके खिलाफ चला जाएगा उसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिस्क। जैसे क्या हुआ, जैसे इलेक्शन जब पास आता है ना, तो बिहार में, गुजरात में, ऐसे कुछ स्टेट्स में क्या होता है ना, लिकर को बैन कर देते हैं। तो जितनी भी लिकर वाली कंपनी होती है, जैसे रेडिको खेतान नाम की एक कंपनी है, वो दारू बेचती है, ठीक है? तो रेडिको खेतान के शेयर प्राइस गिर गए थे। जैसे ही बिहार में ये बैन हो गया लिकर, रेडिको खेतान के शेयर प्राइस क्या हो गए? बैन हो गए, ठीक है? तो ये हो गया लॉ चेंज होने से। लॉ चेंज होने से आपको रिस्क। रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क का मतलब क्या होता है? आपका जो नाम बना हुआ है उस पर कोई डेंजर आ गया, या आपकी जो स्टैंडिंग है, आपका जो रेपुटेशन है वो खराब हो गया। कई बार कंपनी की वजह से होता है, कई बार उसके एम्प्लॉय की वजह से होता है, और कई बार उनके साथ काम करने वालों की वजह से होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या दूं, हाँ, जो नारायण मूर्ति है ना, नारायण मूर्ति जी के बारे में आपने शायद सुना होगा या मीम वगैरह में देखा होगा। ये बोलते हैं लोगों को 70 घंटा काम करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि 70 घंटे हम क्यों काम करें, अगर आप हमको ज्यादा पैसे देंगे तो हम ज्यादा काम करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ज्यादा काम करें पर आप पैसे नहीं बढ़ाओगे तो ये तो गलत बात है। इससे क्या हुआ, इनके जो कंपनी के शेयर है ना, शेयर के प्राइस गिर गए। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि इनका जो बयान था ना, वो ऐसा लगा जैसे कि यार ये तो कुछ भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को लगा कि भैया इनका लीडरशिप खराब है, ये लोगों से काम बस करवाना चाहते, उनको कुछ देना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन खराब हो गई। सत्यम का जो स्कैंडल हुआ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया,
उसे सत्यम के पूरे शेयर प्राइस जो थे ना वो गिर गए थे। तो कुछ स्कैंडल होता है, कंपनी का कोई एक्शन होता है, जैसे उसका अगर नाम खराब होता है तो उसको बोलते हैं रेप्यूटेशन रिस्क। फिर होता है बच्चों, बस दो आखिरी बचे हैं, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई आग लग गया, जिसके वजह से आपके ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहे, आप काम ही नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। फिर होता है कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क का मतलब क्या होता है, आज की डेट में हर कंपनी कुछ ना कुछ नया करते जा रही है। फ्लिपकार्ट क्या करती है, बिग बिलियन डील आती है ना। फिर अमेजोन कुछ ले आता है, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि बिग बिलियन डे अगर फ्लिपकार्ट का है तो देखना तुम उसी समय अमेजोन भी कुछ लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन बराबर का करें। अगर एक ने अगर कंपटीशन में आगे चला गया तो दूसरे को नुकसान होगा। इसको बोलते हैं कंपटीशन रिस्क। क्या बोलते हैं इसको अपन? कंपटीशन रिस्क। तो इस तरीके से आपके टोटल मिला के 8 रिस्क है बच्चों। मैंने 8 रिस्क को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप लोग देखिए। कोई डाउट है तो अब कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नाम देखिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। सेकेंड और थर्ड पॉइंट, मार्केट रिस्क क्या होता है बच्चों? मार्केट रिस्क का मतलब होता है कि अगर शेयर मार्केट गिरेगा ना, निफ्टी अगर गिरेगा, तो जैसे जंगल कटेगा तो भैया शेयर को भी नुकसान होगा, ऐसे अगर निफ्टी अगर गिरेगा ना बच्चे, तो मेरी जो कंपनी का शेयर प्राइस है ना उसको भी नुकसान होना तय है। क्लियर हुआ? जंगल कटेगा तो शेयर को भी नुकसान होगा ही होगा। सब समझ में आ गया? वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट, ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क। बच्चे देख, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गया कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया ना, महंगा हो गया। क्योंकि कंपनी लोन लेके काम कर रही है बच्चे, है ना, तो लोन लेके काम कर रही है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया। कंपनी बच्चे अगर कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा, जैसे मान लो पहले 100 रुपए का कॉस्ट था, तो कंपनी क्या करती थी, 150 रुपए में सामान को बेचती थी। तो कंपनी को प्रॉफिट कितने का होता था, 50 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट होता था। अब मान ले बच्चे क्या हो रहा है कि अब 100 की जगह ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कॉस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा ना भैया, मैंने अगर लोन लिया है तो मेरे को इंटरेस्ट देना भी तो है। तो इंटरेस्ट जब मेरा बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, मान लो 120 रुपए का हो गया। तो अब क्या होगा, अब या तो मेरे को सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, 150 की जगह 170 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया तो सामान महंगा हो गया करके डिमांड कम हो जाएगी। आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड बचपन में पढ़ा होगा ना, प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। या तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस को 150 रखूंगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, मेरा प्रॉफिट जो पहले 50 रुपए का होता था, अब मेरा प्रॉफिट 30 रुपीज का ही होगा। तो मेरा प्रॉफिट कम होगा तो भी मेरा शेयर प्राइस गिर ही जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? निफ्टी है वो, निफ्टी, NTMI नहीं है, निफ्टी, NIFT। निफ्टी बेसिकली इंडेक्स है कि मार्केट बढ़ रहा है कि गिर रहा है, वो बताता है आपको। जी पॉइंट, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है कुछ तो भी ऐसा हुआ जिससे तुम अपना ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे बच्चे देख, मेरे मेरे पास ये ना, ये पेन वो है, इससे मैं लिख रहा हूं। अगर मान लो, लेकिन अगर मेरे पास ये ना हो तो क्या मैं क्लास को कंडक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं ना। तो इसके कुछ हो जाने से मेरा ऑपरेशन रुक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑपरेशनल रिस्क। या मान लो भूकंप आ गया मेरे एरिया में, तो क्या मैं ये क्लास ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। तो कुछ भी ऐसा हुआ जिससे ऑपरेशन रुक गया। अगर मेरा ऑपरेशन रुक गया ना मेरे भाई, तो मेरे कंपनी को नुकसान होगा। तो इस टाइप के रिस्क को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिस्क। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब है बच्चे देख, जैसे तुमने, तुम्हारी इनकम जो है ना वो 20,000 रुपए है 2024 में, और 2025 में भी मान लो 20,000 रुपए ही रही, पर महंगाई बढ़ गई। अब देखो ना, निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया कि पॉपकॉर्न के ऊपर GST बढ़ा दिया। अब मान लो पहले 100 रुपए का पॉपकॉर्न था, तो अब कितने का आने वाला है, मान लो 120 रुपए का आने वाला है। या चलो इसको थोड़ा
राउंड फिगर आया आंसर, इसलिए 125 कर देता हूं। तो अब मुझे बताओ बच्चे कि तुम कितनी क्वांटिटी खरीद पाओगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 100, पहले तुम 200 खरीद लेते थे, अब तुम कितनी खरीद पाओगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 125 करना पड़ेगा, अब तुम 160 ही खरीद पा रहे हो। तो तुम्हारा परचेज करने का पावर, पहले परचेज करने का पावर कितना था, 200 था, अब तुम्हारा परचेज करने का पावर कितना है, सिर्फ 160। तुम परचेज कम कर रहे हो ना, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो कंपनी के लिए अच्छा है कि बुरा है, बहुत बुरा है। अब पॉपकॉर्न वाली कंपनी उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, सब क्लियर बच्चों, सब समझ में आया। विशेष ने बोला रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क का मतलब होता है कि कोई लॉ चेंज हुआ ना, लॉ चेंज होने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ, कोई भी लॉ चेंज हो सकता है ना। क्लियर है, अब रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। चलो अब रिवीजन कर ले, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, पक्का। थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए अब रिवीजन करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमने क्या समझा था कि हमारा भैया एफएम कैसा है, तो एफएम 40 नंबर का है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कैसा रहेगा बच्चों, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, जो कि पूरा का पूरा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, यानी न्यूमेरिकल टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 या 6A में से कुछ एक बनाना पड़ेगा। 6 जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, 6A जो होगा वो थ्योरी होगा। इस तरीके से ये 20 नंबर का और ये 20 नंबर का कुल मिला के इस तरीके से हमारा प्यारा सा छोटू सा एफएम 40 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स के लिए हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। टोटल मिला के हमारे कितने क्लास होने वाले हैं, 40। अब ये भी मैं आपको ज्यादा ही कह रहा हूं, इस 40 क्लास के अंदर अंदर आपका रिवीजन वगैरह सब कुछ कवर्ड रहेगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, फाइनेंस क्या होता है। तो फाइनेंस को हमने समझा, शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे, फाइनेंस हमारा बैकबोन है, फाइनेंस हमारा बैकबोन है। फाइनेंस आर्ट है, साइंस है, क्या करने का, पैसों को मैनेज करने का। क्या करने का, पैसों को मैनेज करने का। हम यहाँ पे पैसों को लाते हैं और लगाते हैं, यानी एक तो प्रोक्योरमेंट होता है, दूसरा यूटिलाइजेशन होता है। कहां पे यूटिलाइजेशन होता है, तो यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं कहां पे, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कौन से वर्ड्स आया, फिनिश वर्ड्स आया, जो कि कहां का वर्ड है, लैटिन का वर्ड है। कहां का वर्ड है दोस्तों, लैटिन का वर्ड है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि फाइनेंस के टाइप क्या हैं। तो हमने देखा 3 टाइप के फाइनेंस होते हैं। पहला होता है आपका पब्लिक फाइनेंस, जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर फोकस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है, हमारा जो मकसद है वो क्या है कि अपन सोशल अपलिफ्टमेंट कर सके, ये हमारा लक्ष्य है कि हम लोग सोशल अपलिफ्टमेंट कर सके। फिर होता है आपका कॉरपोरेट फाइनेंस, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जो हमारा पूरा का पूरा एफएम है ना, वो कॉरपोरेट फाइनेंस है। यहां पे प्रॉफिट को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज यानी बढ़ाते हैं, और कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज यानी कम करते हैं। तीसरा होता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस बेसिकली आपका फाइनेंस, इंडिविजुअल का या हाउस होल्ड का। यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे फोकस किया जाता है सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे। किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट में। फिर हमने क्या समझा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या बोला गया कि सर ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए और आप उस पैसे को कितने फेवरेबल जगह से लेकर आ रहे हैं, ये एफएम के अंदर हम पढ़ते हैं। कितना पैसा चाहिए और फेवरेबल टर्म्स में आप ला पा रहे हैं या नहीं। फिर बोला कि लेकिन ये उससे भी ब्रॉडर है। ब्रॉडर है तो बोला क्या क्या है इसके अंदर, तो बोला 4 चीज है। पहले तो हम करेंगे प्लान, फिर करेंगे हम ऑर्गेनाइज, फिर करेंगे हम डायरेक्टिंग, और फिर करेंगे हम कंट्रोलिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन। फिर जब ये भी हो गया हमारा, तब हम लोगों ने पढ़ा रिस्क अलग अलग प्रकार के। रिस्क के अंदर हम लोगों ने देखा कि मेनली 2 टाइप के रिस्क है, एक है सिस्टमेटिक रिस्क और एक है अनसिस्टमेटिक रिस्क।
फिर हमने कुछ और टाइप के रिस्क भी देखे, जिसके अंदर आता है परचेजिंग पावर रिस्क, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट रिस्क, जो कि इंटरेस्ट की वजह से होता है। फिर हम लोगों ने देखा सोशल रिस्क। फिर हम लोगों ने देखा मार्केट रिस्क। फिर हम लोगों ने देखा रेप्यूटेशनल रिस्क। फिर हम लोगों ने देखा और क्या देखा, और क्या देखा, ऑपरेशनल रिस्क। और क्या देखा, और क्या देखा, जरा बताना, मैं जरा चैट में देखता हूं और क्या देखा हम लोगों ने। बताओ बताओ बताओ। टोटल मिला के 8 है ना। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो बाकी है। चलो बताओ बताओ बताओ। कंपटीशन रिस्क और रेगुलेशन रिस्क, कंपटीशन रिस्क और रेगुलेशन रिस्क। डन। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। क्या हो गया, सदक के पीछे कौन पड़ गया भाई, क्या बोल दिया भाई उसने। सदक 40 क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक से नहीं हो पाएंगे। अच्छा ये बोल दिया करके आप लोग वो कर दिए। अरे भाई तू मेरे पे छोड़ दे भाई, ठीक है। डन एवरीवन। चलिए तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं बच्चों। बढ़िया से डिनर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। आई होप ये हमने लगभग लगभग पौने 2 घंटे की क्लास हमने कर ली। आई होप आपको ये नहीं लग रहा होगा कि सर बड़ा बुरा लगा हमें या कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। भाभी का बता दीजिए डाउट क्या है। डाउट क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना, इतना सारा चैट रहता है, आप ऐसे ही बता दीजिए। इज कैट मोर डिफिकल्ट देन सीएस, नहीं कैट के अंदर मैथमेटिक्स वगैरह ज्यादा रहता है, सीएस में थ्योरी ज्यादा है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपको कैट इजी लगेगा। विशेष, सिंगापुर रिसेंटली स्टार्टेड टू एक्सेप्ट साधक, अच्छा आपका नाम साधक है, ओके। स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, सो विल इट इफेक्ट अवर। हाँ विशेष, अगर इंडिया की करेंसी को ज्यादा देश अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सकीना। डाउट सेक्शन शुभलक्ष्मी मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पीयूष कुछ लोगों ने मुझे यही आप बता दीजिए। जो डाउट बॉक्स है ना वो मुझको अभी यहाँ नहीं दिखेगा, आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चे। आप मेरे को यहाँ चैट बॉक्स में बता दीजिए, अदरवाइज आप मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में। डन एवरीवन, थैंक यू आयशा, थैंक यू ज्योति। चलिए टाइम का नहीं पता चला तो यही मैं चाहता हूँ। यस करेक्ट मयंक, थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड आप लोग आगे भी एंजॉय करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे भी जो भी आपके मन में रहे वो आप मुझे आप बता सकते हैं या आप बोल सकते हैं वहां पे, ताकि क्योंकि मैं फिर वहां पे उसको बाद में बार बार पढ़ सकता हूँ, है ना। ये चैट बॉक्स तो खत्म हो जाएगा लेकिन वो चैट बॉक्स हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाविका मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, आप मेरे ऊपर उस बात को छोड़ दीजिए। आदित्य सोनी मैं आपको रिवीजन कहाँ से करना है ये भी बताते जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। मॉड्यूल कुछ नहीं पढ़ना है अक्सर, जितना मैं कराऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, वो सब मॉड्यूल का ही रहेगा। थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरनीत, इंटरेस्ट हरनीत अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। ग्रेट साधक, चलिए थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।
डाउट सेक्शन नेहा, मैं क्लास के बाद आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू पीयूष। बाय बाय। थैंक यू। कुछ है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज मैं उसके तो मैं आपको बाद में क्लियर कर ही दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू आदित्य। बाय बाय।